मैं ये रक्त पाचक पढ़ाने के लिए आया हूँ। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 2 दिन पहले जो मेरा लेक्चर हुआ था उसमें सारे धातु पाचक के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद में मैंने रस पाचक पढ़ाया था। आज का जो लेक्चर है उसमें मैं रक्त पाचक पढ़ाने के लिए आया हूँ। रक्त पाचक जो है ना, इसका उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ना अपने प्रैक्टिस में इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। रक्त पाचक के बारे में चरक संहिता में 201 नंबर का श्लोक में क्या बताया है? ज्वर ज्वर चिकित्सा निकालिए, उसमें विषम ज्वर की चिकित्सा निकालिए। 201 नंबर का श्लोक ज्वर चिकित्सा में, उसमें ऐसा बताया है कि पटोल सारिवा मुस्ता पाठा कटु रोहिणी। मतलब पटोल लेना है, सारिवा लेना है, मुस्ता लेना है, पाटा लेना है, और कटु रोहिणी मतलब कुटकी लेना है। इसका प्रयोग जब करते हैं तो वो रक्त पाचक बन जाता है। सतत ज्वर में इसका प्रयोग है। अब सतत ज्वर जो है, पहला जो ज्वर रहता है वो संतत ज्वर रहता है रस धातुगत। दूसरा जो ज्वर रहता है वह सतत ज्वर रहता है। तो इसके बारे में चरक संहिता में बताया है कि सततम रक्त धात्वाश्रय, मतलब रक्त धातु में आश्रित जो ज्वर रहता है, प्रायो दोषम सततम ज्वरम। जब दोष जो रहते हैं वह रक्त धातु के आश्रित हो जाते हैं, तब जो ज्वर आता है उसको सतत ज्वर बोलते हैं। और वाग्भट ने ऐसा बताया है अष्टांग हृदय में कि दोषो रक्ताश्रय प्रायः करोति सततम ज्वरम। मतलब उन्होंने भी यही चीज बताया है कि जब वह रक्त धातुगत जो ज्वर हो जाता है तो उसमें सतत ज्वर रहता है। अब सतत ज्वर जो रहता है, रक्त धातुगत जो ज्वर रहता है, उसके वजह से त्वचा विकार बहुत ज्यादा हो सकते हैं। मतलब क्योंकि ब्लड जहां जहां जाएगा रक्त दुष्टि करेगा। रक्त दुष्ट होगा तो त्वचा में रक्त का ही सारा नरिशमेंट हो रहा होता है, तो वहां पे त्वचा की विकार हो जाएंगे। फिर शुद्र विकार होते हैं, शुद्र कुष्ठ होते हैं, शुद्र विकार होते हैं, विचर्चिका हो जाता है। फिर स्त्रावी विचर्चिका हो सकता है या शुष्क विचर्चिका हो सकता है। और वृक्क विकारों में, मतलब किडनी के डिसऑर्डर्स में भी रक्त, यह जो अगर सतत ज्वर वहां चला गया तो किडनी के भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब इसके बारे में जो घटक द्रव्य है वह हम देखेंगे, और उसके बाद में हम इसको एनालिसिस करेंगे कि पंच महाभूतिक संगठन से इसका कैसे कार्य होता है। रस विधि विभाग से ये रक्त पाचक द्रव्य क्यों चूज किया चरक संहिता में, आचार्य पुनर्वसु जी ने क्यों चूज किया इसको, कि क्या इसका महत्व क्या रहता है, सिग्निफिकेंस क्या रहता है। उसके बाद में हम लोग रक्त प्रदोषज विकार देखेंगे। और उसके बाद में जो विधि शोणित अध्याय में रक्त धातु के बारे में बताया कि अगर रक्त धातु दूषित हो जाते हो तो क्या क्या व्याधियां हो जाती है। और उसके बाद में हम क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस देखेंगे कि रक्त पाचक का प्रयोग किस किस के साथ करना चाहिए, तो क्या क्या फायदा हो जाता है। तो सबसे पहले रक्त पाचक में पटोल बताया है। तो पटोल आप लोग को पता है कि परवल जो रहता है वह तिक्त रसात्मक रहता है, और उसको हम कड़वा परवल का फल भी बोलते हैं। तो उसका जो बीज होता है उसका प्रयोग करिए, या जो इसमें मतलब पत्तों से ज्यादा इसके बीज का और फल का यूज करना है। जो हम लोग सब्जी के रूप में यूज करते हैं उसका प्रयोग रक्त पाचक में करना है। वही अगर हम रस पाचक देख रहे थे पहला जो था, उसमें परवल की पत्ती का प्रयोग था। यहाँ पर बीज या फल, फल का जो अंदर का भाग रहता है उसका प्रयोग करने के लिए बताया है। और यह पटोल पत्र भी जो रहता है उसका भी प्रयोग अगर करेंगे तो वो रक्त का शुद्धि करने वाला रहता है। तिक्त रस होने की वजह से पित्त का शमन करता है, और जितना भी आम संचिति है उसका यह शमन कर देता है। और यह क्या करता है कि सारे जितने भी रक्तगत दोष है उनका पचन कर देता है। वहां पर जो क्लिन्नता है, आर्द्रता है, आम की उत्पत्ति होके रक्त में रक्त का संचरण अच्छे से नहीं हो रहा है, तो यह बहुत अच्छा काम करता है, ज्वर मुक्ति कर देता है। अब रक्त की दुष्टि की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, प्लेग फॉर्मेशन हो जाता है, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो उन सब में एलोपैथी में कोई भी ऐसा कुछ चीज नहीं है, वह रक्त को ब्लड को थिनर जो दवाइयां हैं, वारफेरिन या इकोस्प्रिन जैसी दवाइयां देते हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट कैसा है कि वो केमिकली उसको पतला करते हैं। दूसरा, रक्त वाहिनियां अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही हैं तो वह क्या करते हैं कि स्टेंट बैठा देते हैं, लेकिन यह असली चिकित्सा नहीं है। स्टेंट बैठा दिया तो फिर वह जब तक है जब खराब हुआ तो फिर से खराब होगा। जबकि हमने रक्त पाचक दिया तो यह रक्तगत आम का पचन कर देगा, तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस या प्लेक फॉर्मेशन या कैल्सिफिकेशन ये प्रोसेस होगा ही नहीं। तो इसलिए रक्त पाचक देना चाहिए। दूसरा है कि इसमें सारिवा है, तो सारिवा जो है ना वो मूत्रल द्रव्य है, मधुर मधुर शीत होता है, और यह पित्त ज्वर का नाश करता है। ज्वर व्याधि जो रहती है वो पित्त की वजह से ही होती है, तो यह पित्त का शमन कर देती है। और रक्त और पित्त, रक्त धातु और पित्त दोष, यह जो है आश्रय आश्रय संबंध से एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो रक्त और पित्त, रक्त धातु और पित्त दोष,
इसमें अगर तीक्ष्णता कम करनी है, पित्त की तीक्ष्णता कम करनी है, तो सारिविका का प्रयोग करने से दाह का शमन हो जाता है। मतलब अगर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है रक्तगत ज्वर में, तो वह एकदम शांत हो जाता है, इसलिए सारिविका का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उसके बाद में मुस्ता देखते हैं, तो मुस्ता जो है वो तिक्त और कषाय रसात्मक होती है, कटु विपाकी होती है और शीत वीर्यात्मक होती है। और शीत वीर्यात्मक होने से यह रक्त का प्रसादन करती है, मतलब अच्छा क्वालिटी का रक्त बनाती है और रक्तगत पित्त का शमन कर देती है, क्योंकि तिक्त रसात्मक है। तिक्त रसात्मक द्रव्य जो रहते हैं वायु और आकाश महाभूत प्रधान रहते हैं, तो वो रक्तगत जितना भी पार्थिवता है और जलीयता जो विकृत रूप से बढ़ गया है, उसको यह मुस्ता जो रहता है उसमें तिक्त रस होने से आकाश महाभूत बनाकर और पित्त का शमन कर देता है, रक्त का शुद्धि करता है। और ज्वरग्न के रूप में, मतलब ज्वर को नाश करने के रूप में मुस्ता जो है वो फेमस है दवाई। आयुर्वेद में मुस्ता को बहुत अच्छा माना जाता है। ये मुस्ता का सेवन करते हैं ना, नागर मुथा का, तो बुखार को वो दूर करता ही करता है, इसलिए मुस्ता का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उसके बाद में चौथा दवाई है पाठा। पाठा है जो है वो तिक्त रसात्मक है, कटु विपाक का है, उष्ण है, लघु है और तीक्ष्ण वनस्पति है। तो यह क्या करती है कि उष्णता होने की वजह से वायु का शमन कर देती है, वायु का जो शीत गुण बढ़ा है उसको शमन कर देती है। वायु को शमन होने से अपने आप यह मतलब वायु जो है वो अनुलोमित हो जाता है। फिर दूसरा यह तिक्त रसात्मक है, तो पित्त को जो पाठा नाम की वनस्पति है वह पित्त का शोधन करती है और अन्य गुणों से कफ का भी शमन करती है। जो अन्य गुण है, कटु विपाक है, उष्ण वीर्य है, तो यह कफ का भी शमन करती है। तो पाटा जो है वो तीनों दोषों का शमन करने वाली सर्वश्रेष्ठ मेडिसिन है, जो इसमें यहाँ पर यूज किया गया है। और यह उष्ण होने से विषम ज्वर का भी नाश करती है। विषम ज्वर में जब वायु वायु जो है वो विषमता ला रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि यह जो विषम ज्वर जो रहता है वो कभी भी आता है कभी भी जाता है, तो यहाँ विषमता है, ये वायु की वजह से हो रहा है। ज्वर तो है ही, तो विषमता को ठीक करने के लिए वायु का शमन होना बहुत जरूरी है, इसलिए। और ये त्रिदोषज ज्वर में भी बहुत अच्छा काम करती है, विषम ज्वर में भी अच्छा काम करती है। और पाठा जो होती है रक्त शोधन करती है, और सतत ज्वर में जो रक्तगत दोष रहते हैं उसमें आम की संचिति होती है, उसका ये शमन करते हैं, इसलिए पाठा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उसके बाद में कटु रोहिणी मतलब कुटकी है, पांचवा ड्रग जो है वो कुटकी है। तो कुटकी का प्रयोग जो है वो क्यों किया है, तो तिक्त रसात्मक होती है, कटु विपाकी होती है, शीत वीर्यात्मक होती है और लघु और रुक्ष होती है। तो इसका रक्तगत जो ये पित्त बढ़ा हुआ है उसका शमन करती है, यकृत का शोधन करती है। पित्त में अगर उष्णता, तीक्ष्णता और द्रवता अगर बढ़ी है तो उसको अच्छा करने का काम करती है, तो कुटकी करती है। फिर मल का ये भेदन करती है, पित्त का रेचन करती है। मल का भेदन करना बहुत जरूरी होता है, अगर मल नहीं निकलेगा तो फिर ना मल की संचिति होगी, तो इसलिए पेट साफ अच्छे से होती है। अगर पेट साफ कोष्ठ से अच्छा होगा, पित्त का शोधन अच्छे से हो रहा है यकृत से, तो अपने आप कोई भी पित्तगत जो भी व्याधियां हैं, पित्त के वजह से, पित्त में बढ़ने की वजह से जो भी व्याधियां रक्त में हो रही है वह सब अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसलिए ना कुटकी भेदन होने से, तिक्त रसात्मक होने से यकृत का कार्य अच्छा करती है, पित्त का रेचन करती है, पित्त का शोधन करती है और अपने प्रभाव से हृदय को भी बल देती है। इसीलिए ना कुटकी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और बहुत अच्छा है। इस तरह से 5 द्रव्य हो गए, तो पाठा हो गया, सॉरी पटोल हो गया, पटोल, सारिवा, मुस्ता, पाठा, कटुरोहिणी, यह मैं रस वीर्य विपाक से बता दिया। तो यह जो दवाइयां हैं ना एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, पति को पत्नी की जरूरत होती है, पत्नी को पति की जरूरत होती है, तभी घर संसार चलता है। उसी तरह से पांचों द्रव्य है ना वह रक्तगत आम का पचन करने के लिए, सतत ज्वर को एकदम अच्छे से करने के लिए यह 5 मेडिसिन का प्रयोग यहाँ पे आचार्यों ने किया है। और यह क्या करते हैं कि दोषों का पाचन करते हैं, दोषों का शोधन करते हैं, रक्त का प्रसादन करते हैं, रक्त धात्वग्नि को अच्छा करते हैं। रक्त धात्वग्नि अच्छा होगा तो अच्छा रक्त की उत्पत्ति होने लगेगी, तो रक्तगत जितनी भी व्याधियां हैं, रक्तगत हैं या रक्त जहां जहां जा रहा है, त्वचा की बीमारियां हैं, उन सबको यह ठीक कर देता है। उसका उसके बाद में यह जो है रक्त, जब हम लोग रक्तपाचक दवाइयां देते हैं, तो पटोल, सारिवा, मुस्ता, पाठा, कटुरोहिणी, इसको याद कर लीजिए। पटोल, सारिवा, मुस्ता, पाठा, कटुरोहिणी, यह जो 5 द्रव्य है ना, ये बहुत अच्छा आर्तव की उत्पत्ति करते हैं। आर्तव का उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो कुछ लोग मानते हैं कि रक्त धातु से आर्तव की उत्पत्ति होती है। तो जिसको भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, मेंसेस कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं, या फिर मेंसेस में इम्बैलेंस हो रहा है,
कुछ भी बीमारियां जो हैं उसमें रक्त पाचक हम लोग देते ही देते हैं, तो उससे आर्तव जनन अच्छे से होता है। फिर उसके बाद में स्तन्य जनन भी अच्छे से होता है। मतलब अगर माता का जो दूध है, लैक्टेटिंग मदर का दूध अच्छे से नहीं आ रहा है, तो उसमें भी हम लोग अगर रक्त पाचक का प्रयोग करेंगे तो यह स्तन्य जनन करता है। और स्तन्य दुष्टि जो रहती है, 8 प्रकार के स्तन्य दुष्टि बताइए कि वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से, फिर पुत्तिपुए और ग्रंथिल, ऐसे बहुत सारे विरस हो जाता है जब स्तन्य, तो बच्चा जो रहता है वो बीमार पड़ने लगता है, माता का दूध अच्छे से नहीं आ पाता है। इसी तरह से 8 प्रकार के आर्तव दोष भी बताए हैं, रजो दुष्टि भी बताइए। तो ये सारा जो गायनेकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ है हार्मोन्स की वजह से या दोषों की वजह से, उन सबको ये बैलेंस यही करता है, रक्तपाचक करता है। दूसरा बात, अगर मॉडर्न साइंस से हम लोग देखें तो इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरॉन का जो सिक्रीशन है अगर इम्बैलेंस हुआ है, उसके बाद में थायराइड का स्टिमुलेशन गलत हुआ, मतलब अच्छे से नहीं हो रहा है, या एड्रेनालिन का सिक्रीशन अच्छे से नहीं हो रहा है, बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं उन सबको अगर बैलेंस करना है तो हमें रक्तपाचक दवाइयों से ही हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। रक्तपाचक का काम करने से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का काम बहुत अच्छा हो जाता है। फीमेल्स में अगर इम्बैलेंस हो रहा है और पेशेंट को कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जैसे पीसीओडी रहता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसमें क्या रहता है पीसीओएस में कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का मात्रा जो रहता है वो गड़बड़ हो जाता है, या इरेगुलर मेंसेज आ रहे हैं, या एमेनोरिया है, सेकेंडरी एमेनोरिया है, डिसमेनोरिया है, मेट्रोरेजिया है, मेनोरेजिया है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं। तो उसमें हार्मोन्स का लेवल इम्बैलेंस होता है, तो उसको अगर बैलेंस करना है तो रक्तपाचक देने से ठीक हो जाता है। दूसरा, इसमें जो पटोल, सारिवा, मुस्था, पाठा, कटुरोहिणी, ये 5 द्रव्य है, इनका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं, इसको आप काढ़ा बना के दे दीजिए, या चूर्ण बना के दे दीजिए, या सम प्रमाण में, या फिर आप इसको 3 भावना इन्हीं के क्वाथ को बना के और 3 बार घोट के और कज्जली मिला के इसका प्रयोग अगर गुटी वटी में करके करेंगे तो यह रक्तपाचक की गोली भी आती है, या फिर गुग्गुल डाल देंगे बाइंडिंग एजेंट के रूप में, तो वह भी काम करती है। तो ये कहाँ कहाँ पे काम करती है, तो जो जीर्ण व्रण की दुष्टि होती है या शोथ होता है, मतलब क्रॉनिक अगर वुंड है और जो ठीक नहीं हो रहा है, या क्रॉनिक स्वेलिंग है व्रण दृष्टि की वजह से, तो उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, को तो रक्तपाचक। और इस पर एमडी रिसर्च भी हुआ है, और ये एकदम अच्छा फायदा करता है। जितना भी बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स हैं, मतलब अलग अलग जनरेशन के हैं, जनरेशन 1 के पेनिसिलिन वगैरह हैं, जनरेशन 2 के हैं, 3 के हैं, 4 के हैं, एलोपैथी के हर दवाई से ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इसका प्रयोग आप लोग भी करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा है कि एक कुष्ठ रहता है, एक कुष्ठ बोलिए या सोरेसिस बोलिए, सोरेसिस के पेशेंट हमारे प्रैक्टिस में आते हैं, तो जिनको खुजली हो रहा होता है, और इतना ज्यादा खुजली हो रहता है कि त्वचा जो ड्राई पड़ जाती है, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा दुष्टि रहता है, रक्त की दुष्टि रहती है, विरुद्ध हरण का सेवन किया हुआ रहता है, विष का सेवन किया हुआ रहता है, गर्विष के रूप में या कृत्रिम विष का सेवन हुआ रहता है, विरुद्ध अन्न का सेवन करने की वजह से, किसी ना किसी वजह से अगर सोरेसिस की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें रक्त धातु पे काम करने के लिए कुछ दवाई चाहिए। तो उसमें पित्त प्रधान और कफ रक्त प्रधान दुष्टि है, जिसमें स्किन जो है खुजला खुजला के मोटी हो जाती है और ड्राइनेस की वजह से गिर जाती है, फिर त्वचा लाल पड़ जाती है और पेशेंट बहुत बेचैन रहता है, उसको खुजलाहट ही बहुत ज्यादा हो रही है। उसमें अगर पित्त प्रधान रक्त प्रधान दुष्टि है, बॉडी में इतना ज्यादा हीट रहता है, इतना ज्यादा हीट रहता है, तो उसमें रक्तपाचक की चिकित्सा अगर शुरुआत में कर दें, और तो फिर क्या होगा कि रक्त धात्वग्नि को अच्छा कर देगा, अच्छा रक्त धातु बनेगा, तो फिर अपने आप वो जल्दी रिकवर होने लगेगा। उसके साथ में हम लोग रस माणिक्य दे सकते हैं, गंधक रसायन दे सकते हैं, पंचतिक्त घृत गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, अमृता गुगुल, ये सारी दवाइयां, हरित की चूर्ण रात को दे सकते हैं। तो यह सब दवाइयों देने से रक्तपाचक का प्रयोग सोरेसिस में 100% अच्छा होता है। और रक्त धातु अच्छा करना है तो हमें रक्तपाचक देना ही पड़ेगा, क्योंकि यह आम का पचन करता है, रक्त आम का पचन करता है, रक्त धात्वग्नि को अच्छा करता है, उत्तम क्वालिटी का रक्त बनाता है। तो इसका प्रयोग करना चाहिए। आप लोग लौह कल्प का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हर्बल दवाइयां रहती हैं वो ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव रहती हैं, उसका प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। और लौह कल्प से पहले की अवस्था में अगर हम लोग यहाँ पे चरक संहिता का अगर हम लोग देख रहे हैं,
मतलब चरक संहिता को फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने बताया है, तो इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। उसी तरह से कुनक होता है, नाखून जो रहते हैं ना वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, या फिर वहां पे इन्फेक्शन होता है नाखूनों में, तो उसको कुनक बोलते हैं। या फिर नाखूनों में क्रैक्स पड़ने लगते हैं तो कुनक की अवस्था हो गया। या पैरों में क्रैक्स पड़ते हैं, पाददारी जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा चलने की वजह से, मिट्टी वगैरह लगने की वजह से, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी वगैरह लगने से पाददारी हो जाता है, और उसको क्लीन नहीं करने से, क्रीम न लगाने से क्रैक्स जब होते हैं पैरों में। या फिर अरुंशिका जब होता है, मतलब डैंड्रफ बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं शरीर में, डैंड्रफ इतने ज्यादा होते हैं कि जहां जहां वो डैंड्रफ गिरेगा अरुंशिका, वहां वहां पर सोरियासिस ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। या दारुणक, अरुंशिका और दारुणक ऐसे दोनों आसपास ही व्याधियां हैं जिसमें स्काल्प में इन्फेक्शन हो जाता है और एक में ऐसे गिरने लगते हैं वाइट वाइट। तो दारुणक और अरुंशिका जब ऐसी प्रॉब्लम रहे तो उसमें, या फिर शुद्र कुष्ठ ऐसी कोई बीमारी रहती है तो उसमें रक्त दुष्टि सबसे मेन हुई रहती है, तब रक्तपाचक देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और भी दवाइयां दीजिए लेकिन रक्तपाचक देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रिकरेंट फिस्टुला हो रहा है, मतलब बार बार जो भगंदर की बीमारी है जिसमें रक्त की दुष्टि है, मल साफ नहीं हो पा रहा है, तो इसमें कुटकी डाला हुआ है रक्तपाचक में, तो यह पेट अच्छे से साफ करती है, रक्त का शुद्धि करती है। तो मांसपाचक के साथ इसका प्रयोग अगर किया जाए, मांसपाचक में कल परसों पढ़ाऊंगा, तो मांसपाचक के साथ इसका अगर प्रयोग किया जाए तो रक्तपाचक बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से इसमें जो सारीवा, कड़ू परवल के पत्ते या बीज या फल, इसका जो यूज किया है, फिर नागरमोथा, पाठा, कुटकी, इनका प्रयोग जो बताया है ना, वह सतत ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से पित्त प्रकोप की वजह से सतत ज्वर में आप लोग देखेंगे तो ज्वर कब आता है, तो 10 से 2 के बीच में दिन में आता है, जब पित्त का टाइम रहता है 10 AM to 2 PM, ये काल में ये सतत ज्वर आता है। और रात को भी 10 से 2 के बीच में ही सतत ज्वर आता है, जब पित्त का काल रहता है, पित्त प्रकोप हो जाता है, शरीर में बहुत ज्यादा प्रकोप हो जाता है बाह्य वातावरण की वजह से, तब यह सतत ज्वर आता है। तो उसमें उष्णता और तीक्ष्णता बहुत ज्यादा बढ़ी रहती है। और प्रकोपित पित्त जो रहता है उसमें हमें क्या कैसे दवाई देना है, सतत ज्वर में हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसका काढ़ा बना दीजिए। जैसे रात को काढ़ा बना के और इसको आपने ठंडा करके रख दिया, वह जो शीत कषाय है, कषाय बना के ठंडा करके रख दिया और वह सुबह पिला दिया। गर्म नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे पित्त का शमन करना है, पित्त का उष्णता और तीक्ष्णता को कम करना है, इसलिए रात भर जो काढ़ा बना के रखा है वह सुबह सुबह पिला दे, बिना गर्म किए ही, रूम टेम्परेचर में। और जो दिन में बनाया है उसको ठंडा करके और रात को दे दे। ऐसा टाइम देके कर सकते हैं, या जो भी काढ़ा बनाए वो ठंडा होने के बाद ही देना है। तो ये शीत कषाय होता है, उष्ण कषाय नहीं देना है। इसको देने से ना बहुत अच्छा सतत ज्वर में फायदा होता है। इसी तरह से हमारे गुरुजी लोग यह बताते हैं कि जब हमें पेशेंट को दवाई देना है तो रक्तपाचक को शीत कषाय के रूप में ही देना है। जब वहां पर हमें अगर दाह है, दाह पाक और ज्वर ऐसे संप्राप्ति हो रही है, तो उसमें भी शीत कषाय के रूप में ही इसका प्रयोग करना है। पटोल पत्र जो है ना वह पित्तज्ञ ने बताया है, पित्त का शमन करने वाला बताया है, तिक्त रसात्मक होता है। और पित्त और रक्त का हम लोगों ने यह पढ़ा है कि पित्त और रक्त का अन्योन्य संबंध है, आश्रय आश्रय संबंध है, यह हमें फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाया जाता है। तो पटोल पत्र जो है वो रक्त धातु पे स्पेशली काम करता है। और यह दीपन पाचन दोनों भी बताया गया है, दीपन भी करता है, अग्नि भी प्रदीप्त करता है, जाठराग्नि लेवल से भी काम करता है, धात्वग्नि लेवल तक भी काम करता है, और भूताग्नि लेवल तक, मतलब 13 अग्नि, स्थूल अग्नि से सूक्ष्म अग्नि तक पटोल पत्र काम करता है। और यह वृक्ष भी है, मतलब शुक्र धातु को भी अच्छा करता है, शुक्र के अग्नि को भी यह अच्छा कर देता है। तो यह वृक्ष करते समय दोषों का जब शोधन करता है तो पेशेंट को ना दुर्बलता नहीं आ रही है, दोषों को शोधन कर रहा है तो वृक्ष है, वृक्ष होने से ताकत बना के रखता है, मतलब ताकत अगर मेंटेन रहेगा और दोषों का शोधन कर रहा है, दोष निकल रहे हैं, तो ना पेशेंट को वीकनेस फील नहीं होती है। इसलिए इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक किया गया है। और जो आचार्य थे उनको सब समझता था कि हम कोई भी दवाइयां दे रहे हैं तो कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने यह वनस्पति की यहाँ पर रक्तपाचक में प्रयोग किया है। उसके बाद में सारीवा अगर देखेंगे तो यह मधुर द्रव्य है, मतलब मधुर रसात्मक द्रव्य है, स्निग्ध है और शुक्र कर है, शुक्र धातु अच्छा करता है, शुक्र धातु जो रहता है सेल्स में रीजनरेट करता है, इसलिए इसका प्रयोग किया है। और दूसरा पांच भौतिक चिकित्सा से अगर देखा जाए तो ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई भी द्रव्य जो रहता है वो क्षार धर्मी रहता है, तो वह क्या करता है कि जब जब अम्ल धर्म बढ़ जाता है, मतलब एसिडिक पीएच बढ़ने लगता है, जैसे रक्त धातु में अगर रक्त दुष्टि हो रही है तो पीएच वैल्यू कम बढ़ रहा है, एसिड वैल्यू बढ़ रहा है, और तो हमें कोई क्षार धर्मी है, मतलब अल्कली वाला ऐसा गुणधर्म वाला दवाई देना है, तो उसमें सारिवा जो है वह क्षार धर्मी होता है मधुर रस होने की वजह से।
तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एसिड और अल्कली जो रहता है उसका कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बन जाता है, मधुर बन जाता है। तो इसी तरह से ना, जब अम्ल धर्म जो रक्त धातु है वो अम्ल एसिडिक बहुत ज्यादा हो रहा है और उष्णत्व तीक्ष्णत्व ये बहुत बढ़ रहा है, खट्टा हो रहा है रक्त, तो उसमें हमें क्षार धर्मी कुछ देना है जो बैलेंस कर दे। तो यह क्या करता है, सारिवा जो है वो मधुरत्व ला देता है और दोषों का नाशन होता है। इसलिए रक्त शोधन का कार्य उसको करने के लिए सारिवा का प्रयोग किया जाता है। उसका एसिडिक लेवल जो पीएच वैल्यू जो बढ़ा है उसको ये बैलेंस कर देता है। उसी तरह से मुस्ता जो है नागरमोथा, अब नागरमोथा जो है वह दीपन और पाचन करता है। आप लोगों को पता है कि वह आम का पचन करने में मुस्ता जो है वह सर्वश्रेष्ठ चरक संहिता में बताया है। और कटु तिक्त होने की वजह से यह आकाश और वायु महाभूत प्रधान होता है। उसके कारण जब ये रक्त धातु में पार्थिवता बढ़ी हुई है और जलीय ऐसे जो गुणधर्म है वो बढ़े हुए रहते हैं, तो उसमें अगर हमने मुस्ता का प्रयोग किया तो यह वायु और आकाश को बैलेंस कर देगा, पृथ्वी और जल को निकाल देगा बॉडी में जो ज्यादा बढ़ा हुआ है। पृथ्वी और जल निकल जाएगा तो रक्त धातु अच्छा हो जाएगा। और दूसरा है कि यह लेखन कार्य भी करता है, लेकिन लेखन कार्य करने की वजह ज्यादा ना हो, इसलिए अगर हम मुस्ता का अभ्यास करेंगे तो मुस्ता जो नागर मोथा जो रहता है वो दलदली एरिया में होता है जहां पर पानी बहुत ज्यादा रहता है। जैसे आप लोगों ने चावल की खेती देखी होगी, चावल का खेती करने के लिए पहले जो पानी भर दिया जाता है खेतों में और उसके बाद में चावल ऐसे फेंक दिया जाता है, फिर उसके बाद में चावल को उसके बड़े 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 ऐसे सैंपलिंग आ जाते हैं तो उसको निकाल के फिर लाइन से लगाया जाता है। तो वैसे दलदल के एरिया में मुस्ता का उत्पत्ति होता है। मतलब इसमें क्या है कि यह लेखन कर्म जो है वह करते टाइम ना कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, तो इसलिए पृथ्वी का प्रमाण इसमें रखा गया है और जलीय प्रमाण भी है। तो यह क्या करता है कि वायु और आकाश महाभूत प्रदान है, ये हम मानते हैं, लेखन कार्य भी करते हैं, आम का भी पचन करते हैं, लेकिन यह इसमें ऐसे एक संगठना है जो ज्यादा लेखन कार्य नहीं करे। और यह सुगंधी द्रव्य भी है और इसकी उत्पत्ति जल महाभूत से होती है। इसलिए यह क्या करता है कि शरीर के दुष्ट आप महाभूत को बैलेंस कर देता है। आप महाभूत से जहां पर दलदल रहता है वहां पे रहता है, तो यह ना बैलेंस कर देता है। तो यह क्या करता है कि बॉडी में से जितना भी क्लेद है, दुष्टि है, आम है, उन सबको ये निकाल देता है और बैलेंस कर देता है। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है और यह प्राकृतिक स्थिति में ला देता है जल महाभूत को। इसलिए ना इसका प्रयोग यहाँ रक्तपाचक के रूप में किया गया है। फिर पाठा जो है वो द्रव्य है वो कटु रसात्मक है, यह तीक्ष्ण है और उष्ण गुण के कारण यह वायु का शमन करता है। जिस समय जो दोष जो रहते हैं वो रक्तगत होकर कुष्ठ जैसे लक्षण उत्पन्न करते हैं। आप लोगों ने कुष्ठ की संप्राप्ति में देखा है कि 4 दूष्य होते हैं, 3 दोष 4 दूष्य, त्वचा रक्त मांस लसिका इनकी दुष्टि होती है। तो जब रक्तगत दुष्टि होने की वजह से कुष्ठ जैसे लक्षण हो जाते हैं तब दाह होने लगता है, बर्निंग होने लगता है, कंडू खुजली बहुत ज्यादा होने लगती है। ऐसे समय में पाठा का उपयोग किया है तो पाठा यह जो रहता है कंडू और दाह को ठीक कर देता है, बैलेंस कर देता है। इसलिए कुष्ठ की संप्राप्ति को ठीक करने के लिए रक्तपाचक जो पाठक से बनी हुई है उसका प्रयोग करने से फायदा हो जाता है। उसी तरह से कुटकी का गुणधर्म बता दिया है कि यकृत का शुद्धि करता है, फिर पित्त का रेचन करता है और मल का भेदन करता है, रक्तगत आम का पचन करता है, इसलिए कुटकी का प्रयोग किया गया है। तो यह रक्त धातु के अलग अलग व्याधियों में इसका प्रयोग करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। और रक्त धातु के वजह से जो कुष्ठ रोग की उत्पत्ति हुई है उसमें भी यह कुटकी जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। और ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे तो रक्त पित्त जो व्याधि है या रक्त पित्त जनित जितने भी व्याधियां हैं उसमें जो यह रक्तपाचक है यह क्या करता है कि अमृत के समान बहुत अच्छा गुणकारी होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को यह मालूम है कि सतत ज्वर जो रहता है वह 2 बार आता है, दिन में आता है और रात को आता है। दिन में उतरता भी है चढ़ता भी है, रात को भी चढ़ता है उतरता है, मतलब 24 घंटे में 2 बार आता है। तो यह इसमें इसकी जो इसका हम लोगों ने व्याधि देख लिया कि किस तरह का होता है, उसको बैलेंस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग यह देखते हैं कि रक्तवाह स्त्रोतस की दुष्टि का हेतु क्या बताया। चरक विमान स्थान 5वां चैप्टर में बताया है कि रक्तवाह स्त्रोतस की दुष्टि क्यों हो जाती है। तो विदाही अन्न का सेवन अगर बहुत ज्यादा किया जा रहा है, ऐसा अन्न का सेवन किया जा रहा है जो ना विदाह उत्पन्न करता है, बॉडी में खाते ही जलन होने लगती है, अंदर फूड पाइप में जलन होने लगती है, थ्रोट में जलन होने लगती है, गले में होने लगती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। ऐसा विदाह उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ रहते हैं, जैसे लाल मिर्ची पाउडर वाला चाट मसाला का बाहर का चीज खाया जा रहा है, या एक ही तेल में उबाल के बार बार समोसे पकोड़े वगैरह बनाए जाते हैं जो बाहर बेचे जाते हैं जला हुआ तेल में, तो वह विदाही पदार्थ रहते हैं। इसका अगर प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं तो रक्तवाह स्त्रोतस की दुष्टि हो जाती है। उसी तरह से तिल पर्णी का अगर हम लोग ज्यादा सेवन कर रहे हैं, पेय पदार्थ, लोग क्या करते हैं कि डाइटिंग कर रहे हैं तो हम लोग को ना पानी ज्यादा पीना है,
या लिक्विड मतलब जैसे कि सूप ज़्यादा पीना है, जूसेस ज़्यादा पीने हैं, जब हम ज़्यादा अगर जूसेस और लिक्विड का प्रयोग करते हैं तो यह क्या करता है कि रक्त व स्रोतस को दुष्ट करता है, क्योंकि रक्त में जितना पानी चाहिए, 5 लीटर हमारे बॉडी में ब्लड होता है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, द्रव गुण बढ़ जाएगा, तो वह क्या करेगा कि रक्त व स्रोतस को दुष्ट करेगा। इसलिए पेय पदार्थ का भी सेवन जो है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए, सूप हो गए, जूसेस हो गए, ये सब का सेवन हिसाब से करना चाहिए। इसलिए पेय पदार्थों का सेवन अगर ज्यादा किया तो रक्त व स्रोतस की दृष्टि हो जाती है। उसी तरह से स्निग्ध पदार्थ जो रहते हैं, जैसे दूध के बने पदार्थ हैं, खोआ है, पनीर है, उसका अगर सेवन ज्यादा हो रहा है, फिर द्रव और उष्ण पदार्थों का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, तो उससे भी बहुत ज्यादा रक्त व स्रोतस की दृष्टि हो जाती है। उसी तरह से अगर क्रोध बहुत ज्यादा किया जा रहा है, धूप का सेवन बहुत ज्यादा हो रहा है, अग्नि का सेवन बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई लोग केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं या इंजन के पास रहते हैं, तो उनके उनको क्या रहता है कि अग्नि का संपर्क ज्यादा हुआ रहता है, हीट ज्यादा होता है। मेरे पास एक यहाँ पे कल्याणी फोर्ज में से एक पेशेंट आते थे। कल्याणी फोर्ज में क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं या लोहे के जो भी स्क्रैप्स होते हैं ना, जो कचरा रहता है, उसको डाल के और ये रेल की पटरियां बनाई जाती है। यहाँ पे कल्याणी फोर्ज नाम का जो है एक कंपनी है, वहां पर बनता है। तो वहां पर जो मेरे पेशेंट थे ना, वो दिन रात काम करते थे। तो उनको क्या करना पड़ता था कि जो जैसे क्रेन टाइप मशीन था, तो उनको ना गरम गरम जो लोहा था उसको उठा के और फिर रखना पड़ता था, या फिर गरम गरम जो ये उबला हुआ लोहा है उसको डाल पड़ता था। अलग अलग प्रोसेसिंग होता था, यूनिट में वो काम करते थे। तो ना वो अंदर का जो रूम था मशीन का, वो पूरा एसी वाला था, तब भी उनको पसीने आते थे। तो उसके बचाव के लिए ना उनको क्या किया जाता था, दूध पिलाया जाता था बार बार, लेकिन तब भी उनको रक्त की दुष्टि हो रही थी। तो यह चरक संहिता में जो बताया कि अग्नि का संपर्क ज्यादा होता है, दूध से भी शीतलता नहीं आ रही थी उनके बॉडी में, और उनको बॉडी में रैशेस हो रहे थे। एक समय ऐसा आया कि उनसे वो काम ही नहीं हो पा रहा था। तो और उस टाइम पे वो जब मेरे पास आए थे, तो वह कंपनी भी थोड़ा लॉस में चल रही थी, तो वो अपने वर्कर्स पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, इसलिए ना हीट ज्यादा लगता था और स्किन का प्रॉब्लम हो रहा था, बड़े बड़े ऐसे रैशेस आ जाते थे, काले 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 काले। तो उसमें मैंने एक तो हेतु वर्जन करने को बोला, दूसरा मैंने उनको ये रक्तपाचक वगैरह दवाइयां दी, तो पेशेंट ना रिकवर हो गए। तो यह जो बताया है ग्रंथों में वो बहुत 100% सही है। उष्ण पदार्थों का सेवन करना, द्रव पदार्थों का मतलब ज्यादा लिक्विड फॉर्म में जो अगर आहार का सेवन किया जाए, वह भी रक्त व स्रोतस का दुष्टि का हेतु होता है। इसी तरह से अगर हम लोग रक्त प्रदोषज व्याधि देखेंगे, जो चरक सूत्र स्थान में बताया है, रक्त प्रदोषज व्याधियां जो रहती है उसमें क्या क्या व्याधियां होती है, तो कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग में अगर हमने रक्तपाचक दिया, रक्तपाचक देने से कुष्ठ रोग में बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से विसर्प रोग हो गया, उसमें भी त्वचा रक्त मांसलसिका की दृष्टि होती है कुष्ठ जैसे ही, लेकिन पित्त दोष बढ़ा हुआ रहता है और रक्त धातु भी दूषित हुआ रहता है। तो विसर्प रोग में भी अगर हमने रक्तपाचक दिया, विसर्पग्न जो दवाइयां हैं उनके साथ में दिया, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर पीड़िकाएं, पिंपल्स आते हैं, युवान पीड़िका जो आती है, पिंपल्स पूरे बॉडी में या फेस पे आती है, उसमें भी इसका रक्तपाचक का प्रयोग करने से फायदा होता है। फिर रक्तपित्त की व्याधि है, जो नाक कान मुंह आंख इन सब से खून आने लगता है, ऊर्ध्वक रक्तपित्त हुआ, तो अधोक रक्तपित्त में गुदा मार्ग, योनि मार्ग और मूत्र मार्ग से जब रक्त आने लगता है, तो रक्तपित्त में भी अगर हमने रक्तपाचक का प्रयोग किया, रक्तपाचक में क्या होता है, तो पटोल, सारिवा, मुस्ता, पाठा, कटुरोहिणी, 5 चीजें हैं। पटोल, सारिवा, पाठा, मुस्ता, कटुरोहिणी, इसका प्रयोग करने से रक्त पित्त की व्याधि में बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से रक्त प्रदर है, जो मेनोरेजिया है, बहुत ज्यादा अति मात्रा में मेंसेस आ रहे हैं, हैवी मेंसेस आ रहे हैं, तो रक्त प्रदर में भी अगर हमने रक्तपाचक का प्रयोग किया, पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ हो जाता है। उसमें हम लोग ताप्यादि लौ या फिर पुष्यानुक चूर्ण या फिर टंडुलोदक इसके अनुपान के साथ में अगर देंगे, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से मूत्रेंद्रिय पक जाती है, जिसको मेड्र पक बोलते हैं, बॉडी में हीट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो जो पुरुष होते हैं उनका पेनिस जो रहता है उसमें शोथ हो जाता है, पक जाता है, तो उसमें भी रक्तपाचक का प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ पाया जाता है। मैंने दिया है, आप लोग भी दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। उसी तरह से प्लीहा रोग जो रहते हैं, स्प्लिनिक डिसऑर्डर, स्प्लिनोमेगैली रहती है, उसमें भी अगर रक्तपाचक का प्रयोग किया जाए, रोहितक घृत के साथ, रोहितक अरिष्ट के साथ, या फिर यकृत प्लीहारी लौह के साथ, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग इसका प्रयोग करिए, आरोग्यवर्धनी, रक्तपाचक, रोहितक घृत, रोहितक अरिष्ट,
इन सब का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से गुल्म व्याधि है, जो पैथिक गुल्म है उसमें भी रक्तपाचक देने से फायदा होता है। फिर विद्रधि व्याधि है, विद्रधि में एब्सेस हो जाते हैं, डीप जो अस्थि मज्जागत जो व्रण फैल जाता है, एब्सेस हो जाता है, सड़न होने लगती है, तो उसमें धातुपाक की अवस्था आने लगती है, उसमें भी अगर रक्तपाचक दिया जाए बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से पूरा शरीर में अगर ऐसे तिल तिल आने लगे, जो मोल्स रहते हैं, तिल तिल होने लगे जिसको तिलकालक बोलते हैं, तो वो तिल जब आ रहे हैं तो आप रक्तपाचक दीजिए। रक्तपाचक में क्या है, तो पटोल, सारिवा, मुस्ता, पाठा, कटुरोहिणी, सिंपल दवाइयां हैं, सब जगह अवेलेबल है। उसका अगर प्रयोग किया जाए 3 महीना से मिनिमम 3 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल, अगर रक्तपाचक दिया जाए तो जितना भी काला काला तिल बढ़ रहा है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसी तरह से कामला रोग है, मतलब जॉन्डिस की बीमारी है, तो उसमें पाठा, पटोल, पटोल, सारिवा, मुस्ता, पाठा, कटुरोहिणी, इसका प्रयोग करेंगे रक्तपाचक का, तो कामला रोग की संप्राप्ति भी भंग हो जाती है, दोष दूष्य समूर्छना ठीक हो जाती है, और पेशेंट को कामला से बहुपित्त कामला में भी फायदा करता है, और रुद्रपथ कामला, उन दोनों में इसका प्रयोग बहुत अच्छा होता है। उसी तरह से व्यंग जो रहता है, मतलब एक्ने जो बोलते हैं, फेस पे एक्ने बहुत ज्यादा फैल रहा है, पिगमेंटेशन बढ़ रहा है पूरा, तो उसमें भी रक्त पाचक देने से रक्त का शुद्धि होता है, रक्त का प्रसादन होता है, दोषों का शुद्धि होता है, पूरा बॉडी में रक्त धातु अच्छा हो जाता है, उष्णता तीक्ष्णता अच्छी हो जाती है, रक्तगत आम का पचन होता है, तो उसका इफेक्ट चेहरे पे आता है, चेहरा फिर अच्छा हो जाता है, व्यंग में इसका प्रयोग बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ में आप लोग और क्या क्या दे सकते हैं, तो वमन करा सकते हैं, रक्त शोधक दवाइयाँ, रक्त प्रसादक दवाइयाँ जैसे ताप्यादि लो, रक्त शोधक में महामंजिष्ठादिक्वात, गंधक रसायन, पंचतिक्तिकृत गुगुल, कैशोर गुगुल, ये सब देते हैं। लेकिन पाचक का प्रयोग हर व्याधि में आप लोगों को करना है, कहाँ पर कौन सा दोष कहाँ जाता है, उसके यह बेसिक आप लोगों को रखना ही रखना है। मतलब रक्त पाचक अगर देंगे तो ये हमेशा याद रखिए कि रक्त धात्वग्नि को अच्छा करता है, हमें अग्नि की चिकित्सा करनी है, और रक्त धात्वग्नि की चिकित्सा करनी है तो रक्त पाचक को देना ही देना है, हर पेशेंट को देना है। हमें हमारे गुरुजी लोगों ने सिखाया है कि या आप लोग जाठराग्नि की चिकित्सा करो, दीपन पाचन अनुलोमन करो, यह स्थूल रूप से चिकित्सा करो। दूसरा, उसके बाद में आप लोगों को सूक्ष्म रूप में चिकित्सा करनी है, तो हर पाचक का प्रयोग हर व्याधि में करना है आपको। जहां पर रस दुष्टि हो रही है तो वहां रस पाचक प्रयोग करिए, जहां रक्त पाचक की दुष्टि, रक्त की दुष्टि हो रही है वहां रक्त पाचक करिए, जहां पर मांस धातु की हो रही है वहां पे मांस पाचक दीजिए, जहां मेदो धातु की दृष्टि हो रही है वहां मेदो पाचक दीजिए, जहां पर अस्थि और मज्जा का इन्वॉल्वमेंट है वहां पे अस्थि मज्जा पाचक दीजिए। और शुक्र पाचक जो है ऐसा कुछ नहीं है, शुक्र का दोषों की चिकित्सा बताइए, तो उसमें शुक्र दृष्टि के जितने बताए हैं वह सब काढ़ों का प्रयोग करने के लिए। पाचक बस 5 ही होते हैं, अस्थि मज्जा पाचक को एक ही कर दिया गया है। उसके बाद में जो मस्सा रहता है, मस्से अगर बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसको पिपलू बोलते हैं, वह अगर बढ़ रहा है तो उसमें भी रक्त पाचक देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर तिल कालक में मैंने बता दिया, जो शरीर में तिल के बराबर बड़ा बड़ा दाग होने लगता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर दद्रू, जो रिंग वर्म के पेशेंट आते हैं दद्रू के, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोग ना गीला अंडरवियर वगैरह पहनने लगते हैं, और वो मतलब बरसात के दिनों में तो साइड में प्राइवेट पार्ट में ग्रॉइन एरिया में बहुत ज्यादा ना रिंग वर्म होने लगता है, दद्रू जिसको बोलते हैं, जिसमें खुजली बहुत ज्यादा आती है, पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान रहता है, अलग अलग दवाइयों का प्रयोग करता है, तो उसमें और द्रव्यों के साथ में आप लोगों ने अगर रक्त पाचक दिया तो यह रक्त का शोधन करता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग भी इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा, मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ, दद्रू जो है रिंगवर्म उसमें फायदा होगा। उसी तरह से चर्मदल, डर्मेटाइटिस जो कंडीशन रहती है उसमें भी रक्त धातु का अग्नि अच्छा होना चाहिए, रक्तगत आम का पचन होना चाहिए। यह बेसिक दवाइयों के साथ में और बड़ी बड़ी जो दवाइयां हैं उनका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। उसी तरह से श्वित्र रोग जो रहता है ल्यूकोडर्मा, अगर रक्त धातु में गत है वहां पे और उसमें ल्यूकोडर्मा हो रहा है, ज्यादातर तो ये मेदो धातु तक चला जाता है, तो ये थोड़ा असाध्य होने, कृच्छ साध्य हो जाता है। जब शुरुआत है तब आपको रक्त पाचक देना ही देना है, तो उससे रक्त धातु अच्छा होगा तो ल्यूकोडर्मा में ठीक हो जाएगा। उसी तरह से पामा, इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, कंडू बहुत ज्यादा हो रही है पेशेंट को, कोई भी व्याधि हो, किडनी डिसऑर्डर हो या डायबिटीज हो या कोई भी, उसके उपद्रव के रूप में, स्वतंत्र या परतंत्र व्याधि के रूप में, या अगर पेशेंट नहाया नहीं है
या उसको कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो रही है जिससे खुजली बहुत ज्यादा आ रही है, तो अगर नहाया नहीं है तो वो तो हेतु है कि वो नहाया नहीं है तो उसको नहला दो और क्लीनिनेस करो, उसके साथ में रक्त पाचक वगैरह दवाई दिया तो वह पूरी तरह से जो खुजली है, कंडू है, उसको ये फायदा कर देता है। उसी तरह से अगर उत्कोट हो रहा है, कोट और उत्कोट अर्टिकेरिया हो रहा है, शीत पित्त की बीमारी है, तो उसमें भी रक्त पाचक दवाइयां देनी है। आप लोग शीत पित्त प्रभंजन रस, वृहद हरिद्रा खंड और बहुत सारी दवाएं, आरोग्यवर्धनी, गंधक रसायन, ये सब देते हैं। लेकिन आप रक्त पाचक भी साथ में दीजिए। ये बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो चरक संहिता में बताया है। इसका प्रयोग महाराष्ट्र के सारे वैद्य लोग करते हैं। और यह जो पाचक है, यह कभी भी चिकित्सा को फेल नहीं होने देती है। आप लोग चिकित्सा करते टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई मेडिसिन मिल नहीं रही होती है अच्छी क्वालिटी की, जैसे आरोग्यवर्धनी नहीं मिल रही होती है, गंधक रसायन नहीं मिल रहा होता है अच्छा क्वालिटी का, अगर देखे तो उसमें अगर आपने एक सेफ मेडिसिन दे दिया तो पेशेंट जो रहता है वो जरूर आपको फॉलोअप देगा, पेशेंट जरूर आएगा। इसलिए रक्तपाचक का प्रयोग आपको कोट में, शीत पित्त में जरूर करना है। उसी तरह से रक्त मंडल, शरीर पे लाल लाल बड़े बड़े चकते चकते आ जाते हैं, बड़े बड़े स्पॉट्स आ जाते हैं, उसमें भी रक्तपाचक का प्रयोग करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। कभी कभी गुद पाक हो जाता है, मतलब गुदा का भाग जो है ना वो पक जाता है, जैसे मुंह में छाले पड़ रहे हैं उसी तरह से गुदा में भी छाले पड़ जाते हैं या सूज जाता है। तो गुद पाक की अवस्था में भी अगर, क्योंकि गुद जो है वह भी मर्म क्षेत्र है, तो वहां पर भी हमें अगर रक्त पाचक दिया तो वो जल्दी हील करेगा। पाक हो रहा है पाक होना मतलब रक्त धातु जो है उसमें उष्णता और तीक्ष्णता बहुत ज्यादा बढ़ गई है पित्त की वजह से। उष्णता तीक्ष्णता कैसे कम होगा? जो जो पक रहा है और पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें अगर हमने तिक्त रसात्मक पटोल, सारिवा, मुस्ता, पाठा, कटुरोहिणी सारे तिक्त द्रव्य दे दिए तो पित्त का शमन होगा और जल्दी हीलिंग हो जाएगा। इसलिए और द्रव्यों के साथ में उसमें मेढ पाक, गुद पाक में आप लोग अमृता गुगुल देते हैं, सप्तविंशति गुगुल देते हैं और कैशोर गूगल देते हैं, पंचतिक्त घृत गूगल देते हैं। उसके साथ में यह एक बेसिक चीज देना है, तो पेशेंट कभी भी हारेगा नहीं। मतलब पेशेंट कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा कि हमें फायदा नहीं हुआ। उसी तरह से मुख पाक होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो एलोपैथी के डॉक्टर जेलुसिल देते हैं या फिर एंटासिड देते हैं या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। और आयुर्वेद के भी डॉक्टर क्या देते हैं, तो जात्यदि तेल का कवल धारण कराते हैं या फिर अलग अलग दवाइयां देते हैं। जैसे कोई खदीर दे देगा, कोई लोत्र दे देगा, कोई त्रिफला दे देगा, उसको लगाने के लिए, प्रतिसारण के लिए देते हैं। लेकिन अगर इंटरनली रक्त पाचक दिया जाए तो मुख पाक जो रहता है, मुंह में छाले पड़ना जो रहता है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से और भी अगर रक्त दुष्टि के आप लोगों ने हेतु देखे होंगे, विधि शोणित अध्याय जो चरक संहिता में 24 चैप्टर है, उसमें रक्त दुष्टि के हेतु बताए हैं कि बहुत ज्यादा अगर मद्यपान किया कर रहा है कोई इंसान, बहुत ज्यादा शराब पी रहा है और उसके बाद में उष्ण और तीक्ष्ण मद्यों का सेवन कर रहा है, इसी तरह से तिल, लवण, क्षार, लवण मतलब बहुत ज्यादा नमक खा रहा है, क्षार का सेवन, बेकिंग सोडा वगैरह बहुत ज्यादा खा रहा है, कॉस्टिक सोडा बहुत ज्यादा खा रहा है, फिर कटु द्रव्यों का सेवन कर रहा है, खट्टे चीज जैसे विनेगर वगैरह चीज बहुत ज्यादा खा रहा है, उसके बाद में कुल्थी बहुत ज्यादा खा रहा है, उड़द का दाल बहुत खा रहा है और सेम खा रहा है और तिल का सेवन बहुत ज्यादा कर रहा है, पिंडालू, मूली बहुत ज्यादा खा रहे हैं, फिर हरित वर्ग में पुदीना बहुत ज्यादा खा रहे हैं। जो पुदीना बहुत ज्यादा कंटिन्यू खाते रहते हैं उनको भी यह रक्त की दुष्टि बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद में जो बिल में रहने वाले जो प्राणी रहते हैं, जैसे चूहा रहता है या सांप रहता है जो बिल में रहते हैं, उनको बिलैशे बोलते हैं, उनका अगर मांस खाते हैं लोग तो पित्त का प्रकोप होता है, रक्त की दुष्टि होती है, उसको वर्ज्य बोला है बिल में रहने वाले प्राणियों का। या फिर आनुप देश में रहने वाले अगर वहां के प्राणियों को उनका मांस साथ में नहीं है, उसका सेवन करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, रक्त की दुष्टि करेगा। उसी तरह से दही का सेवन कंटिन्यू 12 महीने किया जा रहा है, सुबह रात दिन रात कभी भी किया जा रहा है। आज मेरे पास एक पेशेंट है, उन्होंने कहा कि मैंने कल मटकी की सब्जी खाई और मैंने बहुत ज्यादा दही खाया, तो उसकी वजह से मुझे इतना उल्टी हुआ, इतना उल्टी हुआ। एक तो ये वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में दही खाना ही नहीं चाहिए। और एक दाल होता है, मूंग दाल से भी ज्यादा हार्ड होता है, उसको मटकी बोलते हैं, तो उन्होंने मटकी का दाल बहुत ज्यादा खाया। उनकी अग्नि के लिए वो अच्छा नहीं है, मतलब अग्नि के हिसाब से उन्होंने मटकी खाया और बहुत ज्यादा तेल डाल के खाया था, तो उनको वॉमिटिंग हुआ, बहुत ज्यादा अम्ल पित्त हुआ। अगर उन्होंने कंटिन्यू खाया तो ये क्या होगा, रक्त की दुष्टि करता है। तो इसलिए सूखा चीज और जो पच नहीं रहा, पित्त बढ़ाने वाला है, सारे दाल जो रहते हैं वो अम्ल विपाकी रहते हैं, पेट में जाके पित्त का प्रकोप करते हैं, तो दाल भी जो है वो हिसाब से खाना चाहिए। या मस्तु मतलब दही का पानी, उससे भी रक्त की दुष्टि होती है। या सड़े हुए खाद्य पदार्थ, जो डब्बा बंद खाना आता है ना, जो यूएस वगैरह में लोग रहते हैं वो डब्बा बंद खाते हैं, मतलब फ्रेश बना के नहीं खाते हैं,
पैक्ड जो रहता है ना उसमें ना प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा डालते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट वगैरह बहुत ज़्यादा डाला जाता है, और उसका सेवन अगर किया जा रहा है सोडा वगैरह डाल के, और वह सेवन किया जा रहा है, तो उससे भी ना रक्त की दुष्टि होती है। जो पेप्सी कोला, कोका कोला, यह जो पिया जाता है एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, जो कंटिन्यू पिया जा रहा है उसका यूज करने से बहुत ज्यादा रक्त की दुष्टि हो जाती है। उसी तरह से बहुत ज्यादा लिक्विड का सेवन किया जा रहा है, जो जरूरत नहीं है तब भी ज्यादा लिक्विड लिया जा रहा है, भले वो पानी के रूप में हो, कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में हो, सूप के रूप में हो, जूस के रूप में हो, मासरस के रूप में हो, ज्यादा मात्रा में जो द्रव पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, वह भी रक्त की दुष्टि करता है। स्निग्ध पदार्थ जैसे बहुत ज्यादा मिठाइयाँ खा रहे हैं, बहुत ज्यादा पकोड़े खा रहे हैं, जो तेल में डीप फ्राइड है, वह स्निग्ध पदार्थ जो रहते हैं वह भी पित्त का प्रकोप करते हैं और रक्त की दुष्टि करते हैं। फिर गुरु, हैवी डाइट करना, बहुत ज्यादा हैवी डाइट करना, उसके बाद में हैवी डाइट करके दिन में सो जाना। दिन में जो लोग सोते हैं खाना खा के, उनको ना रक्त की दुष्टि होती ही है। जब तक वो यंग रहते हैं बॉडी टॉलरेट कर लेती है, लेकिन एक बार ऐसी अवस्था आती है कि ख वैकुंठता तैयार होके रक्तवत स्रोत दुष्ट होके उनको स्किन के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसीलिए ना कभी भी ऐसा चीज नहीं करना चाहिए कि जो रक्त की दुष्टि करे। सर्दी के वेगों को जो रोक रहे हैं, उल्टी आ रहा है तो उल्टी के वेगों को जो लोग रोक रहे हैं, या फिर धूप का सेवन कर रहे हैं, क्रोध बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कंटिन्यू गुस्से में रहते हैं वो लोग, या फिर बहुत ज्यादा भोजन करते हैं, फिर टाइम पर रक्त मोक्षण नहीं करा रहे हैं। रक्त मोक्षण कराना बहुत जरूरी है। जो लोग रक्त मोक्षण नहीं कर रहे हैं, या श्रम करने से थक गए हैं, बहुत ज्यादा चोट लगा है, बहुत ज्यादा बुखार में रहते हैं, कंटिन्यू बुखार में रहते हैं, अजीर्णावस्था में रहते हैं, अध्यशन करते हैं, और शरद काल में यह सब शरद काल में ऑटोमेटिकली रक्त की दुष्टि हो जाती है। अब रक्त की व्याधियां क्या होती है जिसमें हम लोग रक्त पाचक का प्रयोग कर सकते हैं? तो उसमें मुख पाक है। मैंने बता दिया कि मुख पाक में भी रक्त पाचक का प्रयोग करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर कंजक्टिवाइटिस जो रहता है उसमें भी, आंखों में अगर अक्षी राग हो रहा है, कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, आंखें पक रही हैं, आंखें आना ऐसा बोलते हैं, तो उसमें भी रक्त पाचक का प्रयोग, उसमें आप गंधक रसायन दीजिए, सूक्ष्म त्रिफला दीजिए, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, यह सब देने के साथ में अगर आपने रक्त पाचक दे दिया तो इस सेफेस्ट मेडिसिन है। कभी भी पाचक देने से कोई भी पेशेंट ना नाराज नहीं होता कि उसको रिजल्ट नहीं आया। पेशेंट जरूर बोलता है कि मुझे 40% 50% आराम मिला है। एक सेफ ड्रग देना बहुत जरूरी है, तो वो रक्त पाचक है। या फिर आप लोग मेन दवाइयों के साथ में रक्त पाचक का अनुपान भी दे सकते हैं। अनुपान के रूप में दीजिए या प्रधान मेडिसिन के रूप में दीजिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से नासिका से दुर्गंधी आता है। जब रक्त की दुष्टि होती है ना, तो नाक से बहुत ज्यादा स्मेल आता है, पेशेंट को खुद भी बर्दाश्त नहीं होता और सामने वाले को भी नहीं होता। तो जो पुती नस्य है उसमें भी रक्त पाचक का देने से फायदा होता है। कभी कभी पेशेंट को मुंह से बहुत ज्यादा बैड स्मेल आता है, बहुत ज्यादा ब्रश करने के बाद भी बहुत ज्यादा गंदा बदबू आ रहा है, तो उसमें भी अगर आपने यह भी रक्त दुष्टि की वजह से हो रहा है, उसमें भी रक्त पाचक दे दिया तो उसका मुंह से गंदा स्मेल आना ठीक हो जाता है। उसी तरह से गुल्म है, पैतिक गुल्म है, उपकुश है, मतलब दांतों में मसूड़ों में सूजन आई है, पायरिया जैसे प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हुआ है गम्स में, जिंजेवाइटिस वगैरह जैसे होता है, पायरिया हुआ है, उसमें भी ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। फिर विसर्प रोग में अच्छा काम करता है, रक्त पित्त में अच्छा काम करता है, विद्रधि में अच्छा करता है, रक्त में मतलब यूरिन पास करते टाइम बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है यूरिन के साथ मिक्स होके, उसमें भी अगर आपने मूत्रल दवाएं जैसे चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि, पुनर्नवादि, यह सब गुगुल है, इसके साथ में अगर रक्त पाचक दे दिया तो वह रक्त का पचन करेगा, दूषित रक्त को साफ कर देगा, रक्त की अग्नि को अच्छा कर देगा, तो वह बहुत अच्छा फायदा होता है। किडनी फेलियर जो रहते हैं पेशेंट, एक्यूट किडनी फेलियर या क्रॉनिक किडनी फेलियर, उसमें क्या करते हैं कि वृक्क किससे बना है, तो रक्त और मेद के प्रसाद भाग से। ऐसा सुश्रुत संहिता में बताया है, दलहनाचार्य जी ने बताया, और सुश्रुत ने भी बताया है। तो निबंध संग्रह नाम के ग्रंथ में संस्कृत में बताया, रक्त और मेद धातु के प्रसाद भाग से यह बना है, वृक्क बना है, और मेदो व स्त्रोतस का मूल स्थान भी वृक्क है। तो उसमें अगर हमने रक्त पाचक दिया मेदो पाचक के साथ में, तो पेशेंट को किडनी फेलियर में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, इसलिए उसका प्रयोग करना है। या फिर बॉडी में दाह हो रहा है, बॉडी में बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो उसमें पटोल, सारिवा, मुस्ता, पाठा, कटुरोहिणी, या रक्त पाचक देने से पूरा बॉडी का सर्वांग दाह जो रहता है वो ठीक हो जाता है। पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से बहुत ज्यादा दुर्बलता ही है, बहुत ज्यादा पेशेंट वीक हो गया है, खून की दुष्टि की वजह से उसका रक्त अच्छा नहीं हो रहा है, रक्त में कुछ ना कुछ दुष्टि है, तो उसमें भी इसका प्रयोग करने से बहुत फायदा होता है। फिर रक्त की दुष्टि की वजह से शिराशूल हो रहा है, हेडेक की प्रॉब्लम है, और आपने बहुत सारा दवाई दे दिया
पथ्यादिक्वाद दे दिया, संशमनी वटी दे दिया, गोदंती भस्म दे दिया, शिराशूलादि वज्र दे दिया, सुशेखर रस दे दिया, तब भी हेडेक ठीक नहीं हो रहा है, तो वह रक्त की दुष्टि है वहां पर, तो उसमें या तो रक्त मोक्षण करा दीजिए, या फिर आप ना यह रक्त पाचक दीजिए। रक्त पाचक में क्या है, तो पटोल, सारिवा, मुस्ता, पाठा, कटुरोहिणी, बहुत अच्छी दवाइयां हैं, 5 ही दवाइयां हैं, पटोल, सारिवा, मुस्ता, पाठा, कटुरोहिणी। इसको देने से शिराशूल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और अगर रक्त पाचक दे रहे हैं तो शिराशूल, माइग्रेन का पेशेंट जो है वो आपसे कभी नाराज नहीं होगा, ये नहीं बोलेगा कि हमें फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए रक्त पाचक जरूर देने। उसके साथ में अगर विदाह हो रहा है, बहुत ज्यादा गले में जलन हो रही है विदाही पदार्थ खाने से, तो उसमें भी रक्तपाचक का गोली दे दीजिए, या फिर आप रक्तपाचक का काढ़ा दे दीजिए, पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसी तरह से खट्टी ढकारे आ रही है, रात का खाना पचा नहीं है, मतलब खट्टी ढकारे बहुत ज्यादा आ रही है, उसमें भी रक्तपाचक की गोली आती है, उसको निगल लीजिए, तुरंत ही खट्टी ढकारों का आना ठीक हो जाता है, भूख भी लग जाती है, पच भी जाता है। उसी तरह से मुंह में कड़वाहट होती है, तिक्तास्यता होती है, मतलब मुंह में कड़वापन रहता है, मुंह में स्वाद नहीं आता है, तो उसमें भी अगर हमने रक्त पाचक दे दिया, पटोल, सारिवा, मुस्था, पाठा, कटुरोहिणी, बहुत अच्छा दवाई है, इसको देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से अगर सुस्ती बहुत ज्यादा बन रही है, मानसिक थकावट बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा क्रोधित होने की वजह से बुद्धि का विभ्रम हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना यह समझ नहीं आ रहा है, या मुंह में लवण रस की प्रतीति हो रही है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, जिनको पसीना ज्यादा आना अतिस्वेद प्रवृत्ति में, उसमें एक दवाई है कि उशीर और सारिवा, इसका फांट देने से भी फायदा होता है। लेकिन अगर रक्त पाचक आपने दिया स्वेदाधिक्य के पेशेंट को, एक्सेसिव स्वेटिंग, कितने पेशेंट ऐसे आते हैं कि इतना पसीना आता है कि उनके रुमाल की रुमाल गीला हो जाता है, उनको ये प्रॉब्लम होती है, उसमें स्वेदाधिक्य में रक्त दुष्टि रहती है, तो उसमें रक्त पाचक देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर पूरे बॉडी से बैड ऑर्डर आता है, बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आता है, तो आजकल क्या बोलते हैं कि ये डीओ लगाओ, वो डीओ लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, तो वो तो एक्सटर्नली हो गया। अगर हमने रक्त पाचक दे दिया तो अंदर से ही गंदा बदबू नहीं आएगा, बॉडी का दुर्गंध निकल जाता है। उसी तरह से मद है, मतलब रक्त की दुष्टि होने वजह से बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, नशा की तरह चढ़ा है, उसमें भी रक्त पाचक देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर शरीर में कंपन हो रहा है, शरीर कांपते रहता है, कांपते रहता है, रक्त की दुष्टि, ब्लड जाएगा, तो आप कंपवातरी रस, श्यामादि कषाय, यह सब दीजिए, लेकिन आप रक्त पाचक जरूर दीजिए, उसमें भी रक्त पाचक से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर आवाज बैठ जाता है, स्वर क्षय होता है, तो कंठ को शारंगधर संहिता में कंठ को रक्तवाह स्रोत का मूल स्थान बताया है, क्योंकि यहाँ पर जुगुलर वेन, बड़ी बड़ी वेन्स सब जाती हैं, इसलिए अगर स्वर क्षय हो गया है, तो उसमें अगर आपने रक्तपाचक दिया तो वह रक्तवाह स्रोतस का मूल स्थान शारंगधर के हिसाब से जो बताया है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और यह सच में रिजल्ट आता है। रक्तपित्त के व्याधि में भी बताया कि स्वर क्षय होता है, रक्तपित्त में भी बताया, और रक्त दुष्टिजन्य व्याधि में भी बताया, तो इसलिए रक्तपाचक देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर तंद्रा होती है, जैसे खाना खाने के बाद किसी को नींद जैसे जो आ रही है, ड्राउजीनेस होता है, उस वह बीमारी कंटिन्यू रहती है लोगों को, तो उसमें भी रक्त पाचक देने से रक्त धातु अच्छा होगा, ब्रेन को अच्छा ब्लड मिलेगा, तो ड्राउजीनेस का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। या फिर किसी को निद्राधिक्य हो रहा है, बहुत ज्यादा नींद आती है, तो उसमें हमें क्या करना है, रक्त पाचक देना है, तो ज्यादा नींद आने की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। या फिर आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, रक्त दृष्टि की वजह से आंखों के सामने बार बार अंधेरा छाता है, कुछ समझ नहीं आता है, उसमें भी रक्त पाचक देने से रक्त धातु अच्छा बनेगा, तो आंखों के सामने अंधेरा आना वह ठीक हो जाएगा, क्योंकि अच्छा ब्लड ब्रेन तक जाएगा, सारे जो यहाँ पर आर्टरीज है उनकी क्लीनिंग हो जाएगी, बहुत अच्छा फायदा होता है, इसका भी प्रयोग आप लोग करिए। उसी तरह से खुजली है, फिर अरुंशी है, मतलब छोटी छोटी फुंसी आ गई है सर में या पूरा बॉडी में आ गई है, अगर सर में आती है तो उसको अरुंशिका बोलते हैं, पूरा बॉडी में आ गई तो अरुंशी बोलते हैं, इसका प्रयोग करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, घाव घाव हो जाते हैं, वुंड वुंड आ जाते हैं, उसमें फिर क्या करना है, तो हमें उसमें भी रक्त पाचक का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर पिड़का में फायदा होता है, स्किन डिसऑर्डर्स में फायदा होता है, तो जितना भी रक्त प्रदोषक जितने भी व्याधियां हैं उन सब में इसका प्रयोग करने से 100% फायदा होता है। हम लोग महाराष्ट्र के लोग जो हैं, यह हम लोग प्रैक्टिस में यूज करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। और मैंने जो भी बताया अपने आदरणीय गुरु जी वैद्य समीर जमदग्नि सर का, जो हम लोग को नोट्स मिला है, वह आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में मैं देने वाला हूँ, तो उससे आप लोगों को भी फायदा होगा। यह सभी चीज जो भी मटेरियल मैं पढ़ा रहा हूँ, यह सभी आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप देते रहूंगा। यह मराठी में है, लेकिन मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करवा के आप लोगों तक सर्कुलेट करवा लूंगा। अब मैं लेक्चर बंद करता हूँ, अभी मैं आप लोगों को नमस्ते और प्रणाम बोल देता हूँ।
और जो भी आप लोग के डाउट्स हैं वो क्लियर करता हूँ। डॉक्टर कमलेश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी बोल रही हैं कि पटोल मुस्ता पाठा सारिवा कटुरोहिणी बराबर है, बहुत अच्छा फायदा करता है। रक्तपाचक का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है, और इसके एक घटक द्रव्य इतने सर्वश्रेष्ठ है ना, इतना अच्छा फायदा होता है। आप लोग अपने क्लिनिक में जरूर रखिए, अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। कभी भी आपका पेशेंट नाराज होकर नहीं जाएगा कि हमें रिजल्ट नहीं आया। आप लोग बड़ा बड़ा दवाइयां देते हैं, ठीक है वो दीजिए, लेकिन यह पाचक का प्रयोग जरूर करिए आप लोग। डॉक्टर राहुल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर चंद्रकांत पांडे जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अमन सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सपना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रितिमा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर जॉली जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग क्वेश्चन पूछिए ना जो भी है। डॉक्टर शैलेश गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर निधि अरोरा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र जी पूछ रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र जी का क्वेश्चन है कि कितनी बार देना है एक दिन में। तो 500 mg की गोलियां मिलती हैं रक्तपाचक की। 500 mg का सुबह, 500 mg शाम को, एक एक चम्मच इतना अगर देंगे ना तो वो सफिशियंट है। क्वाथ बना के दीजिए या चूर्ण के रूप में या गुट्टी वट्टी के रूप में दीजिए। 500 mg हम अगर देंगे, एक एक वन वन टीस्पून, उतना फायदा हो जाता है। योगेश जी पूछ रहे हैं निद्रा नाश में एक चिकित्सा क्या करनी है। निद्रा नाश अगर है ना तो उसमें पिपली मूल का क्वाथ अगर देंगे, बहुत अच्छा निद्रा नाश में फायदा करता है। ऐसा ग्रंथों में बताया, वंगसेन नाम के ग्रंथ में बताया है। शिरोधारा करना है, उसके बाद में उसमें नस्य करना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर आयमन खातून जी मुनीरा नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर भावना सिन्हा जी नमस्ते, आपको भी नमस्ते मैडम। डॉक्टर गुरप्रीत जी पूछ रही हैं कि प्रणाम सर, स्किन काफी ड्राई रहती है विंटर में, जैसे डैंड्रफ रहता है, इतना रक्त रुक्षता रहती है, नो एनी कंप्लेंट, कौन सा पाचक मेडिसिन बेस्ट रहेगी। इसमें रक्त पाचक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपको दिख रहा है कि रक्त की दुष्टि है और उसकी वजह से ड्राइनेस आ गई है, तो रक्त पाचक से सिद्ध किया हुआ घृत का प्रयोग कर सकती है। और रक्त पाचक सिद्ध घृत का प्रयोग करेंगी ना तो ड्राइनेस पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा, डैंड्रफ ठीक हो जाएगा, रुक्षता ठीक हो जाएगा। इसीलिए आपको पटोल मुस्ता सारिवा पाठा कटुरोहिनी इससे सिद्ध घृत दे दीजिए, या फिर ये मेडिसिन को घृत के साथ सेवन कराइए, पेशेंट में बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर मंगला जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग ने बहुत अच्छे हैं सब लोग, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। डॉक्टर गायत्री जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर गुरप्रीत जी पूछ रहे हैं विपादिका भी रहता है यूजुअली ड्यूरिंग वृक्ष सीजन, उसमें स्नेह का यूज करना है तो बहुत अच्छा फायदा होगा। आप पैरों के तलवों में अगर विपादिका है ना तो उसमें आप एरंड तेल लगा दीजिए या घृत लगा दीजिए तो बहुत अच्छा, या शतदौत घृत, कैलाश जीवन, ऐसी चीज लगाने से फायदा होगा। डॉक्टर स्वाति जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मोनिका सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर संतोष जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुभाषिष जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर नंदकिशोर शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनल पटेल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर पावना जी, विच कंपनी रक्तपातचा की इज गुड, सभी कंपनियां अच्छी हैं, कोई भी खराब नहीं है। आप कहीं से भी लीजिए, खुद बनाइए, कैसे भी करिए, बहुत अच्छा है। डॉक्टर कैलाश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर नंदकिशोर शर्मा जी, अर्टिकेरिया का इलाज, अर्टिकेरिया का इलाज है ना तो उसमें हमें यह देना है, विरेचन चिकित्सा देनी है। शीत पित्त का हेतु है गर्म पानी में स्नान करके और ठंडे जगह में जाना, या ठंडे से गर्म, ये जो शीत उष्ण जो हो रहा है, या लेते समय कॉफी या चाय लेके या सूप लेके खाना गर्म खा के और फिर आइसक्रीम खा रहे हैं, और आइसक्रीम खा के फिर गर्म चीज ले रहे हैं, यह जो है शीत उष्ण उसको बंद करिए। फिर शीत पित्त प्रबंधन रज वृहद हरिद्रा खंड, गंधक रसायन, विरेचन की दवाइयाँ, रक्त मोक्षण, ये सब के साथ में रक्त पाचक जरूर दीजिए, इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। फिर डॉक्टर भारती जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर पुलत्स्य जी नमस्ते, प्रणाम आपको। वैद्य अखिलेश गुप्ता जी बोल रहे हैं कि अति सुंदर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्लेनेशन, अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन, शत शत प्रमाण, प्रणाम आपको भी, प्रणाम डॉक्टर गुप्ता जी। आप लोग ही तो मोटिवेट करते हैं तो मुझे और पढ़ने का मन करता है। डॉक्टर चौबे जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक जी नमस्ते, प्रणाम आपको।
डॉक्टर रानू मंडल जी पूछ रही हैं कि रस पाचक और रक्त पाचक एक साथ दे सकते हैं? 100% दे सकते हैं। जैसे आर्तव क्षयजन्य कोई प्रॉब्लम है, आर्तव की कोई बीमारी है, गायनेकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें आप रस पाचक रक्त पाचक दोनों मिक्स करके दीजिए। पटोल इंद्रव कुटकी ये रस पाचक हो गया। केवल इंद्रव ही तो ऐड है ना, इंद्रव ऐड है तो इंद्रव को इसमें ऐड कर दीजिए। और इसमें क्या है, पटोल, सारिवा, मुस्ता, पाटा, कटुरोहिणी, इंद्रव को ही तो ऐड करना है, तो रस पाचक रक्त पाचक एक हो गया। उसके बाद में तारिक अली जी, डॉक्टर तारिक अली जी, गुड इवनिंग आपको। डॉक्टर सुभाष जी बोल रहे हैं कि मटकी की दाल क्या होती है? यहाँ महाराष्ट्र में रहती है, मटकी की दाल रहती है। मटकी की दाल खाने में प्रॉब्लम नहीं है। मटकी की दाल जो रहती है वो मूंग जैसे रहती है, पचने में हार्ड रहती है। यहाँ महाराष्ट्र में मिलती है, वहाँ उत्तर भारत में नहीं मिलती है। तो वह दाल बहुत ज्यादा तेल में बनाया, और अग्नि अगर वीक है और वो खा लिया, अति प्रमाण में खा लिया, तो हाइपर एसिडिटी कर देती है। मैं जो फर्स्ट ईयर बीएमएस में था, तो मैं हॉस्टल में रहता था, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा तेल डाल के, बहुत ज्यादा मिर्ची डाल के मटकी का दाल दे देते थे कभी कभी हॉस्टल में, मेस में। तो वह खाने से क्या होता था कि यूरिन पूरा बर्निंग होता था, और वो मटकी पचता ही नहीं था, पेट दर्द होता था। तो मटकी का जो दाल होता है ना, सभी लोगों को पचेगा ऐसा नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा हैवी वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, अग्नि प्रदीप्त है उनकी, उनके लिए वो मटकी की दाल अच्छी रहती है। सब लोग पचा नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी करता है। डॉक्टर अग्रवाल, अंजना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुभाष जी पूछ रहे हैं कि शिराशूल और उच्च रक्तचाप हो तो कौन सा पाचक देना चाहिए? तो रक्त पाचक देना चाहिए, रक्त पाचक से बहुत ज्यादा फायदा होता है। डॉक्टर कुलदीप जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वैद्य कोमल पंडित जी का क्वेश्चन है कि अर्टिकेरिया में अगर कूल एटमॉस्फेयर में ही ईचिंग हो तो कौन सा दोष दृष्टि है? अर्टिकेरिया में कूल एटमॉस्फेयर है, लेकिन उनको कुछ ना ऐसे हो रहा है कि गर्म पानी से स्नान करके कूल एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। आप ना केवल ऐसे ही मत करिए, उष्ण और तीक्ष्ण, उष्ण और शीत ऐसे विरुद्ध जो है, या तो वो खाने पीने में गड़बड़ हो रही है, या विहारात्मक हो रही है। खाने पीने में गर्म चीज पहले खा लेते हैं, फिर ठंडी चीज खाते हैं, यह शीत वीर्यात्मक, उष्ण वीर्यात्मक भी हो सकता है। या फिर गरम गरम खा के, जैसे चाय कॉफी ले लिया और उसके बाद में ठंडा पानी पी लिया, या ठंडा पानी पी के फिर चाय पिया, या यह जो चाय के पहले पानी पीना, आगे पीछे पानी पीना, इससे भी अर्टिकेरिया बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। मैंने ऐसा देखा है कि जो पंचकर्मा के जो एमडीज रहते हैं, वो पंचकर्मा के, एक मिनट सॉरी, जो पंचकर्मा के सेंटर में लोग जो रहते हैं, जो थेरेपिस्ट वगैरह रहते हैं, वह मसाज वगैरह कर रहे होते हैं। तो मसाज करने की वजह से क्या होता है कि उनको खुद पसीना आ रहा होता है, और वो ठंडे में आते हैं और फैन लगा देते हैं, एसी में रहते हैं। उनको थेरेपिस्ट लोग को भी अर्टिकेरिया बहुत ज्यादा हो जाता है, शीत पित्त का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें भी हमें इचिंग अगर ज्यादा हो रही है तो सरसों का तेल लगा देंगे, क्योंकि वो कंडुग्न है। या कंडुग्न द्रव्य के, कंडुग्न गण के द्रव्य दीजिए, उदर्त प्रशमन गण, जो चरक सूत्र स्थान फोर्थ में बताया, उदर्त प्रशमन गण, कंडुग्न गण, सरसों का तेल, यह सब लगा देंगे ना तो इचिंग बंद हो जाता है। नीम का पानी लाइए, नीम का सारा पत्ते उत्ते लाइए और उसको पानी में उबाल दीजिए, और वह पानी से स्नान करना है, इचिंग पूरी तरह से बंद हो जाता है। वो भी कंडुग्न है, कुष्ठग्न है। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी पूछ रहे हैं कि सोरियासिस में रक्तपाचक का योजना कर सकते हैं? हाँ जी, 100% करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डॉक्टर पुष्पा यादव जी बोल रहे हैं कफ में, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया पुष्पा यादव जी आपका। डॉक्टर नंद किशोर पाचक, नंद किशोर जी पूछ रहे हैं रक्त पाचक टैबलेट का नाम, नेम क्या है? इसको रक्त पाचक ही बोलते हैं, और इसको पटोलादि कषाय, प, पहले वाले को कलिंगक आदि कषाय बोलते हैं। कलिंगक मतलब इंद्रव, उसमें इंद्रव प्रधान है, इसलिए कलिंगक आदि कषाय, और इसको पटोलादि कषाय बोलते हैं, पटोलादि चूर्ण ऐसा बोलते हैं। उसके बाद में डॉक्टर भार्गवी जी का क्वेश्चन है कि कैन आई गिव रक्तपाचक इन एक्सेसिव स्वेटिंग ऑफ पाम्स ओनली? हाँ, 100% रक्तपाचक से बहुत अच्छा ब्लड का जो रक्त धातु का जो उष्णता तीक्ष्णता बढ़ा हुआ है, द्रव गुण बढ़ा हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। स्वेदवा स्रोतस को बैलेंस कर देगा, और एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर योगेश जी पूछ रहे हैं कि एज लिमिट फॉर पाचक कैन बी गिवन टू ऑल एज पेशेंट? 100%, यह सभी बच्चों को दे सकते हैं, छोटे बच्चों को दे सकते हैं, वृद्धों को दे सकते हैं, गर्भिणी को दे सकते हैं, सभी को दे सकते हैं। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, सबको दे सकते हैं। डॉक्टर ललित कुमार जी पूछ रहे हैं की सर आपला नंबर मिळेल का? मी तुम्हाला आता नंबर देणार आहे, हे माझा लेक्चर झाला की तुम्ही बघा। सॉरी, मैं मराठी में बोल रहा हूँ, उन्होंने मराठी में बोला है तो मैं मराठी में बोल रहा हूँ कि मैं ये लेक्चर होने के बाद यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप देख सकते हैं। डॉक्टर पुष्पा यादव जी नमस्ते, प्रणाम आपको।
डॉक्टर सपना जी पूछ रही हैं, रक्त की दुष्टि अधिक तरल पदार्थ से होती है, एक्सेसिव वाटर इंटेक से होती है क्या? हाँ, होती है ना। अति द्रव का सेवन करने से सपना जी होती है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पुनर्वसु आत्रेय जी ने बोला है, चरक संहिता में लिखा हुआ है। एक्सेसिव वाटर इंटेक से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, लोगों को ये पता ही नहीं रहता है। डॉक्टर चेतन शर्मा जी बोल रहे हैं, प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी बोल रही हैं कि सर आई एम नॉट इंक्लूडेड मार्च समाशा ग्रुप एज आई कुडंट ज्वाइन सिंस लास्ट 2 days, व्हाट शुड आई डू? अब ये बात तो है, तो आप वैद्य नवीन जोशी सर जो हैं उनको आप बोलिए कि आपने पैसा भरा, गूगल फॉर्म भरा, तो क्यों नहीं है यह चीज, ये सॉल्यूशन वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, फ्री में पढ़ाता हूँ, तो ग्रुप में ऐड करना किसको नहीं करना यह सब डिसीजन वैद्य नवीन जोशी सर ही करते हैं। इसके बारे में मेरे से आप पूछेंगे तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। डॉक्टर सोनल पटेल जी बोल रहे हैं, रक्तपित्त में 100% पाठा पटोल पटोल मुस्ता पटोल पटोल मुस्ता सारिवा पाठा कटुरोहिणी, यह रक्तपित्त में बहुत अच्छा काम करता है। सारे तिक्त रसात्मक और मधुर रसात्मक द्रव्य है, बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर सपना जी पूछ रहे हैं कि थायराइड प्रॉब्लम में रस पाचक रक्त पाचक ये मेडिसिन पाचक विच वर्क बेटर? दोनों काम करता है। रस पाचक में केवल इंद्रव है और रक्त पाचक में ये 5 है, तो अगर आपने रस पाचक रक्त पाचक को मिला के भी दिया तो थायराइड प्रॉब्लम में बहुत अच्छा फायदा होता है। TSH T3 T4 बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल प्रॉब्लम जहां भी रहती है वहां पर रक्त पाचक, एंडोक्राइन हार्मोन जहां भी इम्बैलेंस है वहां पर रक्त पाचक देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। डॉक्टर आशा जी बोल रही हैं कि आई हैव ऑलरेडी पेड फॉर मार्च मंथ। तो डॉक्टर आशा जी आप ना डॉक्टर नवीन जोशी सर जी से बात करिए, वो आपको जरूर डाल देंगे, उन पे विश्वास रखिए। शायद उनके ध्यान में नहीं होगा, वो बहुत व्यस्त रहते हैं, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। डॉक्टर राजिंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। कल सर, कल मैं आपको मांसपाचक पढ़ाऊंगा, मुझे मांसपाचक पढ़ाना बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर शैलेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उमेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर माधुरी जी पूछ रही हैं कि सर कैन बी यूज्ड इन हेयर फॉल एलोपेशिया? इसमें आप हेयर फॉल में तो दीजिए अगर आपको रक्त धातु को अच्छा करना है, साथ में अस्थि मज्जा पाचक अगर देंगी तो अस, अस्थि का जो मल है वो केश है उस पर ये ज्यादा अच्छा काम करेगा। सुमन शर्मा जी पूछ रही हैं कि इसी इफेक्टिव इन स्वरवेद? 100%, क्योंकि कंठ है वो रक्तवत स्रोतस का मूल स्थान बताया है। तो कंठ पे कोई भी काम करना है, स्वर पे अच्छा काम करना है, तो रक्तपाचक बहुत अच्छा काम करता है। वर्षा जी पूछ रही हैं की रक्तपाचक काढासाठी सगळे द्रव्य घेणे कंपल्सरी आहेत का? इफ सगळे अवेलेबल नसेल तर? नहीं, ये कंप्लीट, मैं इन्होंने मराठी में पूछा कि यह सभी काढ़ा के लिए सभी द्रव्य लेना कंपल्सरी है क्या, अगर नहीं अवेलेबल है तो इसमें सभी लेना कंपल्सरी जरूरी है। अगर आपने यह सब नहीं लिया तो एक दूसरे को ये पूरक नहीं रहेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको सभी द्रव्य लेना बहुत जरूरी है और ये सारे द्रव्य मिलते हैं। डॉक्टर शीतल जी पूछ रहे हैं, मैम प्लीज मैसेज टू नवीन सर ऑन हर पर्सनल मोबाइल नंबर, सर विल ऐड यू। हाँ, यही आंसर मैं भी दे रहा हूँ शीतल जी, कि डॉक्टर नवीन जोशी सर ही एडमिन है वो ग्रुप के, तो वही चलाते हैं, वही सब देखते हैं, मेरे को बोल के कुछ फायदा नहीं है। डॉक्टर कैलाश जी बोल रहे हैं, कैन रक्तपाचक कैन बी गिवन विद और अलोंग विद अदर मेन ड्रग्स? 100% ये दे सकते हैं। मैंने कहा कि हमें कोई भी एक सेफ मेडिसिन देनी है कि पेशेंट हमारा फॉलोअप को आए, उसको ये ना लगे कि हमें फायदा नहीं हो रहा, इसलिए पाचक द्रव्य हर व्याधि में सभी में देना है। कहीं रस पाचक का जरूरत है, रक्त पाचक का, मांस पाचक, मेदोपाचक, अस्थि मज्जा पाचक, जो जो धातु की दोष दुष्य समूर्चना हो रही है उस हिसाब से पाचक डिसाइड करिए और युक्ति पूर्वक आप लोग दीजिए। डॉक्टर अपूर्वा जी बोल रही है, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन यूसेज और रक्त पाचक योगिन ऊर्ध्वगन अधोग रक्तपित्त। अब इसमें जो रक्त पाचक है, ऊर्ध्वगर अधोग रक्तपित्त, इसमें ऊर्ध्वगर अधोग को छोड़िए, आप केवल ये देखिए कि इसमें हमें रक्त का रक्त पित्त में रक्त पित्त का उष्णता तीक्ष्णता और द्रवता इसको बैलेंस करना है। तो और अग्नि को बढ़ाना है, धात्वग्नि को अच्छा करना है। और जब अग्नि अच्छी हो जाएगी, धात्वग्नि अच्छी हो जाएगी, तो वह ऊर्ध्वग हो अधोग हो उसको ठीक कर देगा। ऊर्ध्वग में क्या रहता है कि कफ दोष बढ़ा हुआ रहता है, अधोग में वायु का दोष बढ़ा हुआ है। मेन क्या बिगड़ा हुआ है, मेन क्या हो रहा है, तो रक्त और पित्त यह बढ़ा हुआ है। रक्त और पित्त को अगर हमने बैलेंस कर दिया तो वह ऊर्ध्वक रक्त पित्त का संप्राप्ति ही नहीं बनेगा, उसको कंट्रोल कर देगा। अधोक में वायु का संसर्ग होगा ही नहीं। इसलिए रक्त और पित्त इन दोनों को बैलेंस करने के लिए रक्त पाचक देने से सिंपल सिंपल दवाई है। पटोल है, पटोल है, मुस्ता, सारिवा, पाठा, कटुरोहिणी,
अब कुटकी जो है वह रक्तपित्त में काम नहीं करती है क्या? पटोल नहीं काम करती है क्या? मुस्ता नहीं करती है? सारीवा नहीं करती है? ये सारी रक्तपित्त में जो चिकित्सा बताई उसी का कॉम्बिनेशन बना के ज्वर चिकित्सा में डाला हुआ है। तो यह ऊर्ध्व अधोग दोनों में काम करती है। डॉक्टर तारिक अली जी पूछ रहे हैं कि एक्ने में कैसे यूज करेंगे। एक्ने में ना आप क्या करें, रक्तपाचक का आप काढ़ा दे दीजिए पेशेंट को, और वर्णगन का काढ़ा दे दीजिए, वर्णगन का लेप दे दीजिए। मतलब जो दूध की मलाई होती है ना उसमें मिक्स करके वर्णगन का लेप दे दीजिए, और इंटरनली रक्तपाचक दीजिए, महामंजिष्ठादिक्वात, लघु मंजिष्ठादिक्वात, फिर उसके बाद में पंचतिक्तिकृत गुगुल, गंधक रसायन, वृहद हरिद्राखंड, ये सब दवाई देंगे ना, एक्ने 3-4 महीने में पूरा अच्छे से रिकवर होने लगता है। जो डेड सेल है वो भी निकल जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन होती है वो सब निकल जाता है। एक्ने में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसको मेन ड्रग दे दीजिए और बाद में और भी द्रव्य दे दीजिए, या फिर रक्तपाचक को अनुपान के रूप में दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर माधुरी जी पूछ रहे हैं कि वेरिकोज वेंस, वेरिकोज वेंस में आप ना जो ताप्यादी लो, नवायस लो, चंद्रकला रस, नित्यानंद रस, उसके साथ में रक्तपाचक देंगे ना, क्योंकि रक्त के मृदुपाक से क्या बनता है, तो सिराएं बनती है। रक्त के मृदुपाक से सिराएं बनती है, रक्त के खर पाक से कंडरा और स्नायु बनता है। तो अगर हमने रक्तपाचक दिया, वेरिकोज वेंस में हम लोग देते हैं, हमको फायदा होता है। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, वेरिकोज वेंस में या डीप वेन थ्रोम्बोसिस जब रहता है, डीवीटी, उसमें फायदा करता है। कोरोनरी हार्ट ब्लॉकेजेस में काम करता है। फिर वॉल डिजीज, हार्ट के जो अलग अलग बीमारियां रहती है, एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी रहती है, उन सब में रक्तपाचक देने से हृदय रोगों में भी बहुत अच्छा काम करता है। या फिर एनुरिज्म हो जाता है, ब्रेन में जो वेन्स वगैरह रहती है वो सिकुड़ जाती है, उसमें भी इसको देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। डॉक्टर ठाकुर जी पूछ रहे हैं डोज, 500 mg की गोलियां आती हैं, या 250 mg की अगर गोली है तो उसको दो दो गोली दे दीजिए। 500 mg सुबह, 500 mg शाम को। अगर पाउडर फॉर्म में दे रहे हैं तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। अगर क्वाथ फॉर्म में दे रहे हैं तो 45 ml सुबह, 45 ml शाम को। इतना अगर देने देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। और विवेक जी पूछ रहे हैं कि सीएडी में इफेक्टिव होगा, 100% होगा। रक्त के मृदुपाक से सिराएं बनती है, और रक्त के खर पाक से कंडरों और स्नायु, कंडरा और स्नायु बनता है। तो जहां भी रक्त धातु का इन्वॉल्वमेंट है, जो भी बीमारी में रक्त धातु अगर अच्छा हुआ, रक्तम जीव इति स्थिति, और रक्त का काम है जीवन कार्य करना। तो रक्त जहां 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 सर्कुलेट हो रहा है, मतलब पूरे बॉडी में हो रहा है, तो हमें रक्त धातु को अच्छा करना है। रक्त धातु को अच्छा किया, रक्त धात्वग्नि अच्छा किया, रक्त आम का पचन किया, रक्त का प्रसादन किया, रक्त का शुद्धि किया, तो अपने आप वह बीमारी जल्दी रिकवर हो जाती है। इसलिए इसको रक्तपाचक को देने से फायदा होता है। और यह महाराष्ट्र में यूज होता है, उत्तर भारत के लोगों को नहीं मालूम है। उन्होंने पढ़ा है, विषम ज्वर में पढ़ा है, लेकिन उसका अप्लाइड नहीं यूज किया है। आप लोग पूरा उत्तर भारत क्या पूरे विश्व में यह पाचक का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। आप लोग ना बोलेंगे कि आयुर्वेद में इतना पोटेंसी है कि एलोपैथी की बड़ी बड़ी बीमारियों को, एलोपैथी जो नहीं कर सकता बड़ी बड़ी बीमारियों को, वह आयुर्वेद से ठीक होता है। कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां रहती हैं, जैसे ब्लड कैंसर हो गया, या फिर बहुत बड़े बड़े जो बीमारियां हैं जो एलोपैथी के केमोथेरेपी से नहीं ठीक होती है, यह पाचक द्रव्यों का कॉम्बिनेशन से ठीक हो जाती है। आप लोग करिए इसका और विश्वास करिए आयुर्वेद पे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा रहती है वह ज्ञान प्राप्त करता है। डॉक्टर सुभाषिस जी प्रणाम आपको। डॉक्टर तेजस मोदी जी पूछ रहे हैं कि हार्ट अटैक एंड पीआईडी में, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में भी देते हैं, हार्ट अटैक में इमरजेंसी में नहीं देना है। हार्ट अटैक क्यों आया है, तो अगर कोई कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है उसमें देते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है उसमें भी रक्त की शुद्धि जब कराना है। हार्ट अटैक में कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज है या फिर वॉल का डिजीज है, उसको हमें अच्छा करना है, तो रक्तपाचक देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। हार्ट अटैक के बाद में दीजिए या पहले दीजिए, वो हार्ट अटैक आएगा ही नहीं अगर जो रक्तपाचक का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरा बात है कि रक्तपाचक में जितने भी द्रव्य हैं वो रुक्ष है, थोड़ा सा घृत के साथ खाने में घी जरूर लेना है, गाय का घी, तो रुक्षता नहीं बढ़ेगी। और पीआईडी में तो इसका प्रयोग करते ही हैं। पीआईडी में अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पूरी तरह से ठीक होता है अगर रक्तपाचक दिया जाए तो। डॉक्टर प्रिया जी बोल रही हैं कि अस्थि पोषक बट्टी देते समय अस्थि टैब दे सकते हैं क्या, और कितना दिन देना है। तो अभी मुझे क्या पता प्रिया जी आपके पेशेंट को क्या तकलीफ है, उसको कंटिन्यू दे सकते हैं, जब तक पेशेंट ठीक नहीं होता तब तक आप दे सकते हैं। डॉक्टर ज्योति जी पूछ रही हैं कि आई वांट कंसल्टेशन, माय केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, टायर्ड, ट्राइड योर नंबर बट कुड नॉट रीच यू। मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, आप ना उसमें कर सकते हैं। डॉक्टर प्रणाली जी बोल रही हैं कि
पाचक और शोधन द्रव्य का उपयोग अवस्थानुसार कैसे करना चाहिए? एक्सप्लेन। रक्त पाचन, रक्त शोधन। देखिए, अब रस पाचक है, तो रस पाचक जो है वो रक्त धात्वग्नि को अच्छा कर रहा है। रक्त धात्वग्नि अच्छा कर रहा है, आम का पचन कर रहा है। तो इसका कार्य क्षेत्र कैसा है कि रक्त को अच्छा बनाना। इसके बाद भी अगर रक्त धातु की दुष्टि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, तब वहां पे रक्त की शुद्धि करना जरूरी है। रक्त की शुद्धि के लिए हम लोग विरेचन कराते हैं, फिर हम लोग रक्त मोक्षण कराते हैं, उपवास कराते हैं, लंघन कराते हैं, और बड़े बड़े बीमारियों में करते हैं। लेकिन और वहां पे शुद्धि करने के लिए महामंजिष्ठादिक्वात और पंचतिक्त ऐसे दवाइयां देते हैं। यह रक्त शुद्धि जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम करता है, मतलब बहुत ज्यादा उसका काम रहता है। रक्त पाचक है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। यह क्या करता है? अग्नि को अच्छा करता है, अच्छा रक्त बनाता है। तो पाचक का कार्य पाचक की तरफ, शुद्धि का कार्य शुद्धि की तरह। जिस तरह से वमन विरेचन वस्ती ये शोधन के है, संशोधन का कर्म अपना इंपॉर्टेंस रखता है, और शमन द्रव्यों का इंपॉर्टेंस अपने साइड रहता है। तो वैसे ही पाचक और शोधन का, रक्त पाचक का कार्य अपना है और रक्त शोधन का कार्य अपना है। मतलब अगर बहुत ज्यादा दोष बढ़े हैं तो रक्त शोधन करना पड़ेगा, कम दोष बढ़े हैं जो शमन से ठीक हो सकते हैं तो वहां पे पाचक का कार्य करना है। आप लोग इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। राजिंदर सिंह जी बोल रहे हैं कि मसूर दाल इज मटकी दाल। नहीं, मसूर दाल अलग होता है। मसूर मुझे नहीं मालूम है क्या, मटकी को मटकी ही बोलते हैं और मसूर को मसूर ही बोलते हैं। आप डॉक्टर अशोक जी बोल रहे हैं किस मात्रा में? 500 mg की गोली मिलती है, उसको सुबह और शाम दे सकते हैं। हाँ, डॉक्टर ललित कुमार जी बोल रहे हैं कि मटकी बऱ्याच पेशेंट मध्ये पित्त वर्धन करते हैं। इन्होंने मराठी में बोला कि पित्त का वर्धन करता है मटकी, ये बात सच है, ये सच में करता है। डॉक्टर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि रस रक्त पाचक आपान काल में लेना है या व्यानोदान काल में? व्यानोदान काल में लेना है। अगर आपकी जैसे पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जहां अपान वायु की दुष्टि है, वहां पर खाने के पहले दे दीजिए, अपान वायु पे कार्य होगा। अगर आपको पूरा बॉडी में भ्राजक पित्त खराब है, कुष्ठ रोग है, स्किन डिसऑर्डर है, तो व्यानोदान काल में दीजिए। जो व्याधि है, जो वायु के संसर्ग से हो रही है, जो वायु का क्षेत्र है, उस हिसाब से जो देंगे। अगर आपको रसायन काल पे काम करना है, रसायन कर्म करना है, तो ब्राह्म मुहूर्त में दीजिए। मतलब सुबह उठ के और फिर रक्तपाचक देंगे तो प्राण वायु अच्छा होगा, उससे बुद्धि स्मृति मेधा इंद्रियों की शक्ति ये सब बढ़ जाएगी। यह डॉक्टर अशोक जी पूछ रहे हैं कि पांचों द्रव्य किस मात्रा में लेना है? तो समान मात्रा में। पटोल, मुस्ता, पाठा, सरिवा, कटुरोहिणी, समान मात्रा में लेना है। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोल रहे हैं कि अपने तो सारे कीड़िया के खोल दिए, लोगों का डायग्नोसिस का तरीका भी बता दीजिए। ठीक है, मैं सारा जो है ना, आप अगर रोगों को डायग्नोस करने का तरीका जानना चाहते हैं तो मैं कल से माधव निदान लेता हूँ। डॉक्टर तेजस मोदी जी ने बहुत अच्छा बताया। मैं माधव निदान से पूरा विकृति विज्ञान, माधव निदान पूरी अच्छे से बताता हूँ कि डायग्नोस कैसे करना है, स्त्रोतस की परीक्षा कैसे करनी है। उस पर हम लोग कल से चर्चा करेंगे। मैं वैद्य नवीन जोशी सर से पूछता हूँ, और हम डायग्नोसिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे अब। डॉक्टर आशा जी पूछ रहे हैं कि कैन यू सेंड मी और रस पाचक, रक्त पाचक, अस्थि पाचक योग? ठीक है, आप मेरे को एड्रेस दे दीजिए, मैं कल भेज दूंगा आपको। कल नहीं, परसों, क्योंकि कल संडे है। डॉक्टर योगेश जी पूछ रहे हैं कि कुछ भी मीठा खाने से गम स्वेलिंग और ब्लीडिंग हो तो क्या रक्तपाचक दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, और उसमें कवल धारण करिए। कवल, तिल तेल का कवल धारण करने से ना स्वेलिंग और ब्लीडिंग कम हो जाती है। और इंटरनली रक्तपाचक दीजिए, फिर एकेटी दीजिए, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल। तो ब्लीडिंग गम से ना वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और मंजन करना है तो दातुन का प्रयोग करिए, और कालक चूर्ण और पीतक चूर्ण, यह चरक संहिता में बताया है, उसका प्रयोग करने से ब्लीडिंग गम्स ठीक हो जाते हैं। ब्लीडिंग गम्स अगर हैं तो हमें यह भी देखना है कि रक्त पित्त की संप्राप्ति तो नहीं है, वह देखना है। और जो सूक्ष्म त्रिफला है, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, यह सब जो है ब्लीडिंग गम्स को ठीक कर देता है। रक्तपाचक भी देना है उसमें। डॉक्टर प्रिया जी बोल रही हैं कि अगर पसीना ज्यादा हो तो रक्तपाचक देते हैं, अगर पसीना ही ना आता हो तो क्या दें? अगर पसीना नहीं आता है तो आप स्वेदन पेटी में पेशेंट को लिटा दीजिए, और सरसों का तेल लगा के और उसको लिटा दीजिए, और फिर देखिए उसको क्या पसीना आता है। सरसों का तेल जो है ना वो स्वेद प्रवृत्ति करता है। और उसको 7 दिन ऐसा करिए, जितने भी रोमकूप है वो खुल जाएंगे, सॉफ्ट होके खुल जाएंगे, और पसीना आने लगेगा। और पसीना आएगा तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। मल मूत्र स्वेद यह निकलना चाहिए, और वह नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो एसी का सेवन ज्यादा कर रहा है, पंखे में रह रहा है बहुत ज्यादा, तो पसीना नहीं आ रहा है, तो स्किन ड्राई हो रही है उसको, इसलिए स्वेदन देना जरूरी होता है इसमें।
डॉक्टर तारिक अली जी पूछ रहे हैं कि पेशेंट बहुत सारे स्टेरॉइड मिसयूज के साइड इफेक्ट कारण स्किन थिन हो जाती है, रेड बर्निंग लगना है, उसमें क्या करना चाहिए? उसमें भी हमें क्या करना है, तो रक्त पाचक, रस पाचक, ये सारी दवाइयाँ देने से बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड डिपेंडेंट या उसका जो साइड इफेक्ट होता है उसमें बहुत अच्छा फायदा मैंने देखा है। आप भी करके देखिए, पाचक द्रव्यों का यूज बहुत अच्छा होता है। रसायन का प्रयोग करने से स्टेरॉइड के मिसयूज का जो साइड इफेक्ट रहता है, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, ब्राह्म रसायन से फायदा होता है, ऐन्द्र रसायन से होता है, च्यवन प्राशावले, आमलकी रसायन, त्रिफला रसायन, उनसे फायदा होता है। डॉक्टर स्वाति जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रक्त विनोद जी पूछ रहे हैं, रक्त पाचक और एनीपाचक कैन बी गिवन फॉर हाउ मेनी डेज कंटिन्यूअसली? मैंने ऐसा देखा है कि मेरे गुरुजी लोग 10-10 साल से पेशेंट को दे रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बस ये बोलते हैं कि घृत के साथ सेवन करिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। यह पटोल है, मुस्ता है, पाठा, सारीवा, कटुरोहिणी, यह सब रसायन द्रव्य हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कंटिन्यू पूरी लाइफ भी दिया जा सकता है। डॉक्टर आयुष दर्पण, हाँ, इसमें इन्होंने ये बता दिया है कि ऐप को डाउनलोड करना है। आप लोग ना मोबाइल से अगर ऐप में ज्वाइन होके आप आना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। आप लोग आ जाइए आयुष दर्पण के ऐप में, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर सुधीर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी बोल रहे हैं कि आई विल कॉन्टेक्ट डॉक्टर नवीन जोशी सर। जी, डॉक्टर नवीन जोशी सर ही वो सब चीज़ देख रहे हैं, तो उनको ही बोलिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर नीलम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर ममता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राहुल जी बोल रहे हैं हाइपरटेंशन में भी दे सकते हैं। हाइपरटेंशन में जो रक्तचाप कम करने वाली दवाइयां हैं उसके साथ में रक्तपाचक दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर कैलाश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर पुष्पा यादव जी बोल रहे हैं कि गेव एंटी एंटी वैद्य कोमल, मुझे समझ नहीं आ रहा है डॉक्टर पुष्पा यादव जी ने क्या लिखा है। डॉक्टर सोनल पटेल जी बोल रही हैं कि डॉक्टर नवीन सर को मैसेज छोड़िए, जरूर करेंगे, सर के क्लास होते हैं, जैसे ही मैसेज देखेंगे ज्वाइन कर लेंगे। जी, डॉक्टर नवीन जोशी सर आ गए हैं ऐसे, वह डॉक्टर आशा जी को जरूर वो कर देंगे ऐड, आप विश्वास रखिए। डॉक्टर आशा जी जरूर आपको वैद्य नवीन जोशी सर ऐड कर देंगे, चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। डॉक्टर वीना जी बोल रही हैं कि थायराइड में कैसे इसका प्रयोग करना है? थायराइड में कैसे यूज करने के लिए क्या, एक एक चम्मच दीजिए सुबह शाम काढ़ा बना के, या गोली के रूप में दीजिए। थायराइड में और दवाइयां देनी, जैसे कांचनार गुगुल, फिर उसमें शोधन देना है, उसके बाद में उसमें कांचनार गुगुल, प्रव्याध रस, आरोग्यवर्धिनी बटी, नाग भस्म, ये सब देना है। उसके साथ में रक्त पाचक दीजिए, रक्त धातु अच्छा बनेगा तो थायराइड का जो TSH T3 T4 लेवल है वो ठीक हो जाएगा। मंगला जी बोल रही हैं अनुपान में क्या देना है? तो यही अनुपान है, अगर रक्तपाचक का अनुपान देना है तो इसी का क्वाथ बना के पटोल, मुस्ता, सारिवा, पाठा, कटुरोहिणी, इसका ही अनुपान दीजिए, या डायरेक्ट पानी के साथ या कोष्ण जल के साथ दे दीजिए, फायदा हो जाएगा। डॉक्टर ये देखिए, आयुष दर्पण की तरफ से एक गूगल फॉर्म आ गया है, आप लोग इसको फिल करिए और इसमें 500 रुपीज दे दीजिए डोनेशन अपना खुशी से, और उसके बाद में ये आयुष दर्पण फाउंडेशन को जाएगा, जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करता है। और उसके बाद में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और उसमें ऐप में ज्वाइन हो जाइए, और रोज आप लोग आ जाइए, आपको सब चीज़ शेयर किया जाएगा। डॉक्टर राजिंदर सिंह जी, राजिंदर कुंद्रा जी का है कि किस टाइम पर देना चाहिए? सुबह शाम खाने के बाद देना है। डॉक्टर निधि अरोरा जी पूछ रही हैं कि इसोफेजियल अल्सर को हील करने के लिए ड्यू टू हाइपरसिटी में क्या देना बेस्ट रहेगा? तो उसमें ना कुष्ठग्न है, फिर ये रक्तपाचक है, रसपाचक है, मांसपाचक है। अल्सरेशन को हील करना है ना, तो पहले तो हमें पित्त को शमन करना है। यष्टि मधु सिद्ध जो घृत है उसको अगर देंगे ना तो अल्सरेशन जल्दी हील होता है। हिक्का रोग में बताएं, पुष्कर मूल है, यष्टि मधु है, उससे सिद्ध किया हुआ जो घृत है उसका पान करने से हाइपर एसिडिटी में भी फायदा होगा, और म्यूकोजल मेम्ब्रेन में जो अल्सरेशन हो गया है वह हील हो जाएगा। तो रक्तपाचक के साथ में यष्टि मधु घृत दीजिए। डॉक्टर विवेक भारद्वाज जी बोल रहे हैं कि हाइपरलिपिडीमिया में, रक्तपाचक दीजिए, कांचनार गुगुल दीजिए, फिर मेदोपाचक दीजिए, मेदोहर गुगुल दीजिए, हृदयारणा रस, प्रभाकर वटी, यह सब देंगे, आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा, इनमें से कोई चूज करके देंगे ना तो लिपिड प्रोफाइल जो बढ़ा हुआ है, जो LDL बढ़ा है, लिपिड बढ़ा हुआ है, वो सब बैलेंस हो जाता है। डॉक्टर गुरप्रीत जी पूछ रही है कि ब्लड कैंसर में रक्तपाचक दे सकते हैं? जी हाँ, 100% दे सकते हैं, और पेशेंट ठीक हो जाता है। जो एलोपैथी नहीं कर सकता है वो आयुर्वेद कर सकता है। उसमें हम रक्त की अग्नि अच्छा कर सकते हैं, रक्त अच्छा हो जाएगा तो ब्लड कैंसर में बहुत अच्छा फायदा होता है। आप इसको देखो तो देखिए।
देखिए, डॉक्टर आशा जी, आपके लिए मैसेज आ गया है आयुष दर्पण फाउंडेशन की तरफ से कि आपको ना ये ऐप में गूगल फॉर्म भर के और आपको वहां से ज्वाइन कर लिया जाएगा। आपको आ गया है आयुष दर्पण की तरफ से। डॉक्टर आशा जी, विश्वास रखिए, सब हो जाएगा। डॉक्टर चैतन्य जी बोल रहे हैं कि कोरोना में डी डिमार बढ़ जाता है तो हिपेरिन शुरू करते हैं, इसमें एंटीकोगुलेंट के रूप में हम रक्तपाचक के यूज कर सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं, एंटीकोगुलेंट के रूप में दीजिए आप, लेकिन इसको एलोपैथी के भाषा में ना देखिए। एंटीकोगुलेंट, फिर एंटी प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आप रक्त धातु को अच्छा करें, रक्त की अग्नि को अच्छा करें, इस चश्मे से देखेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर वरुण जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। पाचक बिफोर मील या देने से होता है आफ्टर मील? आफ्टर मील देना है, बिफोर मील देना है अगर जहां पर अपान वायु की दृष्टि है, अपान वायु का कोई का बिगड़ रहा है तो वहां पे वो देना है। नहीं तो ज्यादातर हम स्किन डिसऑर्डर में हम लोग खाने के बाद देते हैं। डॉक्टर वीना जी, मैंने इसका उत्तर दे दिया है। थायराइड में इसको हम कांचनार गुगुल, गंडमाला, कंडन रस, नाग भस्म, आरोग्यवर्धिनी चंद्र बाबा के साथ दे सकते हैं। डॉक्टर आशा जी बोल रहे हैं कि वेरी गुड ऑप्शन स्टडिंग माधव निदान। जी, मैं माधव निदान पढ़ाना चाहता हूँ, केवल डायग्नोसिस पे हम चर्चा करेंगे। डायग्नोसिस करेंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक वैद्य लोग जो है ना, वो चिकित्सा तो कर लेते हैं, चिकित्सा करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, लेकिन डायग्नोसिस में मार खाते हैं। मतलब उनको समझ ही नहीं आता कि डायग्नोस कैसे करें। तो वह बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। और वो मैं वैद्य नवीन जोशी सर जी से पूछता हूँ कि हम लोग माधव निदान की क्लास कब शुरू करें। और मतलब रोज 1 घंटा अगर माधव निदान करेंगे तो बहुत सारा डायग्नोसिस हम लोग का क्लियर होते जाएगा। उसमें मैं करूंगा। डॉक्टर मनोज जी बोल रहे हैं कि नेजल कंजेशन में डीएनएस में नेजल पॉलिप है, तेल नशे से इंक्रीज हो जाता है, फिर कंजेशन होता है, क्या ट्रीटमेंट करें? तो इसमें नेजल कंजेशन है तो आपको डीएनएस को ठीक करने के लिए लाक्षादि गुगुल देना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत लूज हो गया है, तो लाक्षादि गुगुल से बल मिल जाता है। फिर उसके बाद में नस्य दीजिए, नस्य में ज्योतिषमती तेल, बच्चादी तेल, अणु तेल, इसका नस्य दीजिए। और उसके बाद में वमन करा दीजिए। वमन कराने के बाद फिर उसमें आपको प्रतिशय को दूर करने वाली सारी दवाइयां देनी है। जैसे आप चित्रा खरीद की दे सकते हैं, उसके बाद में आप सौभाग्य शुंठी पाक दे सकते हैं, चंद्रामृत रस दे सकते हैं, उसके बाद में श्वास कुठार दे सकते हैं। लेकिन इसमें नस्य देना बहुत जरूरी है, वो भी शिरो विरेचन वाला नस्य। और डीएनएस को ठीक करना है तो लाक्षादी गुगुल देने से ठीक हो जाता है। उसमें अस्थि मज्जा पाचक देने से फायदा होगा। डॉक्टर प्रणाली जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रणाली जी बोल रहे हैं कि हाउ वी ट्रीट सीए प्रोस्टेट। प्रोस्टेट फॉर्मूला है, आप रात को 9:15 बजे आइए, मैं प्रोस्टेट का एक फॉर्मूला दूंगा आप लोगों को, हमारे गुरुजी का। वह प्रोस्टेट का फॉर्मूला दीजिए, और उसमें क्या करना है कि हमें यह पाचक का योग देना है, तो सीए प्रोस्टेट काफी हद तक ठीक हो जाता है। डॉक्टर प्रिया जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर जगपाल सिंह जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश जी पूछ रहे हैं कि पंचामृत प्रॉपर्टी किसके साथ खल करना चाहिए? अब आपका व्याधि क्या है, आप किस अनुपान के साथ देना चाहते हैं, उसके हिसाब से पंचामृत प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हैं। डॉक्टर जगपाल सिंह जी बोल रहे हैं कि विटिलिगो में भी रक्तपाचक दे सकते हैं। हाँ, देते हैं, हम रक्तपाचक देते हैं, मेदोपाचक देते हैं। डॉक्टर मोनिका जी बोल रहे हैं एसीएल लिगामेंट टीयर अगर दोनों नीज में हुआ तो उसमें कैसे विचार करना होगा, और लिगामेंट स्ट्रेंथ बनाने के लिए इसमें बस्ती देना होगा, गूगल तिक्तक रितम। यह मुझे केस आप फोटो भेजिए मोनिका जी, मैं आपको अच्छे से व्हाट्सएप पे बता दूंगा। मेरा भी लिगामेंटल एसीएल लिगामेंटल टीयर हो गया था। मैं एमडी कर रहा था, भारतीय विद्यापीठ जा रहा था पुणे में, तो एक गाड़ी वाले ने ठोक दिया और पूरा एक्टिवा मेरे पैर पे गिर गया, और मुझे लिगामेंटल टीयर हो गया। तो डॉक्टर्स ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और मैंने अपना चिकित्सा खुद किया। देखिए, मैं आज दौड़ सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोल रहे हैं इंटेंशनल ट्यूबरकुलोसिस, इलियोसिकल लिम्फेडेनोपैथी में एक ही रोग है क्या? एक ही रोग है क्या? यह जो निदान का भाग है ना, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये लिम्फोडेनोपैथी में रक्त पाचक देने से फायदा होता है। डॉक्टर मंगला जी बोल रहे हैं कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लिप्रोसी अंडर मेडिकेशन हैविंग पेन स्वेलिंग एंड डिस्कलरेशन, हाउ कैन वी यूज ट्रीट सच पेशेंट्स? ये जो भी आपका बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, रक्त पाचक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए तो मैं उसमें ज्यादा टाइम दूंगा। ट्राइग्लिसराइड में कौन सी मेडिसिन देते हैं? जो रक्त पाचक से रिलेटेड है वह पूछिए। रक्त पाचक लोअर द हीमोग्लोबिन लेवल। ललित कुमार जी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? रक्तपाचक हीमोग्लोबिन लेवल कम क्यों करेगा? ये बढ़ा देगा। आपके दिमाग में रक्तपाचक का मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन को कम करता है, आरबीसी को मारता है? ये क्या राक्षस है क्या जो रक्त को मार देगा? खून पीता है क्या? ये खून को अच्छा करेगा, ब्लड अच्छा करेगा, रक्त का प्रसादन करेगा, रक्त का शोधन करेगा, रक्त को बढ़ाएगा। तो हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो लोअर नहीं करेगा, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा देगा। उल्टा उल्टा मत बोलिए आप।
डॉक्टर शिवांगी जी बोल रही हैं थैंक यू आपको। डॉक्टर भोला सिंह जी बोल रहे हैं कि सूर्य क्षार में क्या करना चाहिए? धातुशय में, शुक्र में, शुक्र में हेतु सेवन बंद करना है। पेशेंट अगर बहुत ज्यादा पॉर्न वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, हेतु सेवन बंद करिए, अपने आप धातु बढ़ेगा। और नहीं तो वृक्ष दवाइयां देना है। सोनल पटेल जी पूछ रहे हैं प्रोस्टेट में पेशेंट को यूरिन हो जाता है तो पता नहीं चलता है, ऐसे में क्या ट्रीटमेंट करें? पेशेंट डायबिटिक है। इसमें क्या करना है कि गोरख मुंडी का फांट देना है। और दूसरा है ना कि मेरे को वो केस अच्छे से बताइए तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। केवल इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। आप ना इसको लिए बहुत अच्छा आप ना ट्रीटमेंट मैं बता दूंगा आपको डिजाइन करके। आप मुझे वो पेशेंट से बात करें, उनकी प्रकृति देखना पड़ेगा, उनका अग्नि देखना पड़ेगा, उनका स्त्रोतस देखना पड़ेगा, और भी क्या क्या दृष्टि है, उस हिसाब से हम लोग अच्छे से बता सकते हैं। और ना आप लोग ना मेरे को फोन करिए अगर आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी आती है। मैंने अपने गुरु लोगों से सीखा है वो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। मुझे अपना नॉलेज शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोग आयुर्वेद का प्रैक्टिस करिए, ये पाचक का प्रयोग आप लोग प्रैक्टिस में करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। और थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए, अगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को हर तरह से मतलब जो भी सपोर्ट होगा वो मैं दूंगा, आप लोगों को फायदा होगा। अब मैं लेक्चर बंद करता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद। अभी हम लोग 9:15 बजे मिलते हैं। सब लोग खाना वाना खा के आ जाइए, डिनर करके आ जाइए। 9:15 बजे इंटरेक्टिव सेशन में मिलते हैं और वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। और दूसरा बात है कि आप लोग जो भी आप लोग का प्रॉब्लम आ रहा है कि गूगल फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो गूगल फॉर्म दे दिया गया है, वहाँ आप गूगल फॉर्म भरिए, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और डिस्कशन में रोज जरूर आइए। प्रणाम, नमस्ते, प्रणाम।